जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। सांगा क्लासेस में स्वागत है। मोस्ट वेलकम आप सभी का। हमारी जो राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 2 है। पहले वाले टेस्ट में मैं ज्यादातर मेवाड़ के, चौहान वंश के और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे गुर्जर प्रतिहार से। आज की टेस्ट सीरीज में बाकी बचे हुए जिनसे रिलेटेड इतिहास के क्वेश्चन हैं आपके, जैसे मारवाड़ का हो गया, जयपुर का हो गया आपके, उसके बाद आपके भाटी वंश से रिलेटेड हो गया, उसके बाद यादव वंश। तो ये उनसे रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चन है मैंने आपके सारे इसमें डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन भी समझाते चलूंगा, तो जहां भी आपको डाउट लगे मुझे आप शेयर करें, बाकी आप पूरा अच्छे से पढ़ें। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें आपसे, तो प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? गुर्जर प्रतिहारों का अंतिम शासक ये आपके पेपर में पूछा जाता है। शब्द ध्यान रखना, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। यशपाल, राज्यपाल, महेंद्रपाल और महिपाल, ठीक है। चार ऑप्शन के आधार पर आपका आंसर जाएगा यशपाल। क्या जाएगा? यशपाल। ये आईएएस के पेपर में भी पूछा गया है। अब मेरी बात ध्यान से समझना कि कुछ इतिहासकार राज्यपाल को भी अंतिम शासक मानते हैं। एक्चुअल में क्या हुआ है कि राज्यपाल के समय आक्रमण हुआ था, गजनवी के इनके आक्रमण हुए थे, तो कहा जाता है कि राज्यपाल यहां से भाग गए थे और भाग गए, बाद में इनकी हत्या कर दी गई। तो कुछ इतिहासकार तो अंतिम शासक किसको मानते हैं? राज्यपाल को। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इनके बाद भी और जो आए थे, ठीक है, उनमें से यशपाल था, ये अंतिम शासक माना जाता है। उसके बाद घेरवालों का अधिकार हो गया, कन्नौज पर सारी चीजें हैं। तो हमारे को जीके में पहली प्राथमिकता, आपको मैं चीज क्लियर कर देता हूं कि पहली प्राथमिकता पूछा गया जब दोनों ही ऑप्शन दिए थे तो यशपाल को माना था, ठीक है। अगर चार ऑप्शन में यशपाल नहीं हो तो ये सेकंड प्राथमिकता आपको माननी है। अब मैं आपसे एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि जो इसके जस्ट पहले मैंने इतिहास की पार्ट फर्स्ट क्लास ली थी, उसमें कोई 12वां-13वां नंबर का या कोई ऐसा ही क्वेश्चन था। उसमें दो जगह थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था और मैंने पढ़ाते समय थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने हाथों हाथ उस पर क्लियर कर दिया, लेकिन मैं आपको डाल रहा हूं। देखो, अगर आपसे एग्जाम में दो शब्द पढ़ते हैं, श्रृंगार चौकी, क्या पढ़ते हैं? श्रृंगार चौकी। अगर आपसे पूछ ले श्रृंगार चौकी राजस्थान में कहां पर है, श्रृंगार चौकी राजस्थान में कहां पर है, आपका आंसर जाता है जोधपुर में। क्या जाता है? जोधपुर में। ये ध्यान रखना। मैंने वहां क्वेश्चन को श्रृंगार चौरी समझ लिया था, लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत हो गई थी, इसलिए मैंने उसको चित्तौड़ आंसर लगा दिया था। ये ध्यान रखना। अब यहां पर श्रृंगार चौरी या श्रृंगार चौरी, ये ध्यान रखना। तो अब मैंने वहां पर क्या हुआ कि इस चौकी को चौरी शब्द पढ़ लिया, तो मेरे से क्या है कि चित्तौड़ किला आंसर मैंने बता दिया था। उस प्रश्न को थोड़ा सा करेक्शन माने। श्रृंगार चौरी चोरी जो है ये चित्तौड़ दुर्ग में आता है। कहां पर आता है? चित्तौड़ दुर्ग में आता है। ये ध्यान रखना, दोनों में कभी कंफ्यूज मत होना। तो यहां पर मैं पहले क्लियर करवा रहा हूं, उसमें एक क्वेश्चन में मैंने श्रृंगार, क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ते समय श्रृंगार को चौकी की जगह चौरी समझ लिया था, तो उसका आंसर मैंने चित्तौड़ लगा दिया। लेकिन बिल्कुल श्रृंगार चौरी बोलते समय मैंने चोरी का जिक्र नहीं, चौकी का जिक्र नहीं किया था, मैंने चौरी ही बोला था। तो उसमें अपने को ये ध्यान रखना है, अगर चौरी या चोरी शब्द आ जाए, चौरी या चोरी शब्द आ जावे तो आंसर चित्तौड़ चला जाएगा, और चौकी शब्द आ जावे श्रृंगार के साथ में तो जोधपुर यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग चला जाएगा। क्या चला जाएगा? मेहरानगढ़ दुर्ग आंसर जाएगा, जो जोधपुर के अंदर या जोधपुर के किले में है। दोनों चीज क्लियर कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में प्रसिद्ध ग्रंथ कूलेमाला ग्रंथ की रचना की? ये बहुत बार पूछा जा चुका है प्रश्न, ठीक है। किस प्रतिहार शासक के समय में, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में कूलेमाला ग्रंथ की रचना हुई थी? ठीक है, नागभट्ट प्रथम, भोजराज, वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय। तो ये आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अब इसमें ध्यान रखना है कि कूलेमाला ग्रंथ की रचना वत्सराज के समय में हुई थी। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे मैं एक्स्ट्रा चीज कर रहा हूं। कूलेमाला ग्रंथ की जो है इसकी रचना 8वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में हुई थी। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जो कूलेमाला ग्रंथ लिखा गया इसकी रचना जालोर दुर्ग में हुई थी। कहां पर हुई थी? जालोर दुर्ग में हुई थी। तीसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसके रचयिता कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, कूलेमाला ग्रंथ के रचयिता कौन है? ठीक है, एक तो ये बनता है, और लिखा गया किसके समय में? ठीक है, वत्सराज के समय में लिखा गया था। तो उद्योतन सूरी कौन है? उद्योतन सूरी ने
ठीक है, ये ग्रंथ लिखा था उद्योतन सूरी ने। किसके समय लिखा था? वत्स राज के समय में। गलत नहीं करना है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है और 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। ठीक है, सातों हाथ अगर जैसे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, गुर्जर प्रत्यार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता ट्रांसफर की थी? बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। मंडोर से मेड़ता राजधानी बनाने वाला बंदा कौन था? इसमें मैं काफी चीजें क्लियर करूंगा। सेकंड ग्रेड 2017 में आया था, लाइब्रेरियन के पेपर 2020 में आया था। हालांकि ये पेपर आउट हो गया था, इस पेपर को कैंसिल करवा के सरकार ने दोबारा पेपर लिया था। तो ये आपसे पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। राजधानी मंडोर, यानी कि गुर्जर प्रत्यार शासक पूछ रहा है आपसे, और अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता ट्रांसफर की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब मेरी बात समझना ध्यान से, बहुत अच्छे से। इस प्रश्न के आधार पे तो मैं आंसर करूंगा, ठीक है, नागभट्ट करूंगा। इसका आंसर क्या जाएगा? नागभट्ट। जरूरी नहीं कि नागभट्ट प्रथम हो द्वितीय हो, यहाँ पर नागभट्ट जो है प्रथम आए तो ठीक है। बाकी मंडोर के गुर्जर प्रत्यार शासकों में केवल एक नागभट्ट ही हम पढ़ते हैं, तो उसमें प्रथम द्वितीय नहीं लगाते हैं। लेकिन अगर जालोर के शासक पढ़ोगे आप तो नागभट्ट प्रथम और द्वितीय आपको लगाने पड़ेंगे। अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझ लेना कि राजस्थान में गुर्जर प्रत्यारों की 2 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी। किनकी? गुर्जर प्रत्यारों की 2 शाखाएं थी। पहली शाखा मंडोर, पहली शाखा मंडोर, दूसरी शाखा जालोर। क्या मेरी बात समझ गई? क्या? बहुत अच्छे से समझना, फिर स्क्रीनशॉट खींच लेना। देखो, मंडोर शाखा का जो संस्थापक था वो था हरीशचंद्र। कौन था? हरीशचंद्र था। ओके। और जालोर शाखा का संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम। कौन था? नागभट्ट प्रथम। ये जो है मंडोर शाखा, जालोर शाखा का संस्थापक था, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि 2 शाखाओं में, मंडोर शाखा में एक नागभट्ट ही हुआ था। तो आपको पेपर में कभी भी इस एक नागभट्ट के पीछे प्रथम नहीं मिलेगा। तो इस लाइन को तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। बस ये इतना सा ध्यान रखना। ओके, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। जालोर शाखा में नागभट्ट प्रथम और नागभट्ट द्वितीय हुए थे। अब हरिश्चंद्र के समय जो राजधानी थी वो थी मंडोर, और गुर्जर प्रत्यारों की सबसे प्राचीन राजधानी थी मंडोर। एक प्रश्न ये आता है। नागभट्ट प्रथम के समय राजधानी जो थी वो जालोर थी। क्या थी? राजधानी जालोर। क्या यहां तक तो सबके समझ में आ गया? अब क्या हुआ कि मंडोर के गुर्जर प्रत्यारों में एक बंदा चेंज हुआ। मंडोर के गुर्जर प्रत्यारों में एक बंदा आया, नागभट्ट। कौन आया? नागभट्ट। इसने राजधानी, ठीक है, अपनी नई राजधानी बनाई मंडोर की जगह, ठीक है, राजधानी बनाई। किसकी जगह? मंडोर की जगह। ध्यान रखना, किसकी जगह? मंडोर की जगह राजधानी बनाई, और उस राजधानी का नाम है, ठीक है, मेड़ता। ठीक है, क्या आता है? मेड़ता नागौर में आता है। तो ध्यान रखना, मंडोर के गुर्जर प्रत्यारों की प्रथम राजधानी मंडोर, ठीक है। हरिश्चंद्र के समय नागभट्ट प्रथम की राजधानी, नागभट्ट ने फिर मंडोर को चेंज किया और मेड़ता को राजधानी बनाया। उसी प्रकार नागभट्ट प्रथम के समय भी, ध्यान से समझना, नागभट्ट प्रथम के समय भी राजधानी कौन सी थी? जालोर थी। लेकिन एक बंदा आया इन्हीं के वंशज में, और उस बंदे का नाम था नागभट्ट सेकंड। कौन था? नागभट्ट द्वितीय। ये जालोर वाला शाखा है, जालोर वाला शासक है, ध्यान रखना। इसने क्या किया? इसने अपनी राजधानी चेंज करके, जो जालोर वाला नागभट्ट सेकंड है, इसने राजधानी बदल करके राजधानी रखी कन्नौज। कौन सी रखी? कन्नौज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्लियर कर लेना। जो मंडोर की गुर्जर प्रत्यारों की शाखा का संस्थापक है हरिश्चंद्र, जालोर की गुर्जर प्रत्यारों की शाखा का संस्थापक है नागभट्ट। इसके समय राजधानी थी मंडोर। इसी के वंशज में एक नागभट्ट आया जो मंडोर शाखा का था, मंडोर से रिलेटेड था। उसने अपनी राजधानी मंडोर को चेंज करके मेड़ता कर दिया। अब जालोर के नागभट्ट प्रथम के समय राजधानी जालोर थी। इन्हीं के वंशज में जो राजा बनते गए उसमें वत्स राजा हुआ जिसका बेटा था नागभट्ट सेकंड। इसने अपनी राजधानी जालोर को हटा करके जालोर की जगह क्या बना दी? कन्नौज को। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, कंफ्यूजन वाला प्रश्न है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले, लेकिन गलत मत करना। ओके,
हाँ, सारे डाउट क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद भी अगर किसी को लगे कि गलत है, समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा उसको बस देख लें, ठीक है, पूछ सकते हैं आप लोग। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आप यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि किसी को कभी डाउट हो आप इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला प्रश्न है आपके सामने, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासक ने भाग लिया था। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इसको पहले तो मैं आंसर बता देता हूं, आप लोग भी कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, कन्नौज पर अटैक हुआ था, कन्नौज आता यूपी में। इस पर अधिकार हेतु तीन राजाओं ने युद्ध लड़ा। कितने राजाओं ने? 3 राजाओं ने युद्ध लड़ा, जिसको त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है। और उसमें राजस्थान के किस वंश के शासक ने भाग लिया? तो आंसर जाता है गुर्जर प्रतिहार शासक ने भाग लिया था। अब अगर आप मेरे से अच्छे से और एक्स्ट्रा चीज समझना चाह रहे हो तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, ये राजस्थान का मैप है, ये राजस्थान का मैप मान लेना अभी फिलहाल जो है, जैसा भी हो। अब देखें, यहां पर यूपी में कन्नौज आता है। क्या आता है? कन्नौज। और कन्नौज यहां पर आता है। अब यहां पर इस साइड से, बंगाल साइड से एक राजा था धर्मपाल। कौन था? धर्मपाल था, ठीक है, पाल वंश का था। कौन से वंश का था? पाल वंश का बंदा था धर्मपाल। यहां दक्षिण भारत में, कहां पर? दक्षिण भारत में एक बंदा था, उसका नाम था, मैं दक्षिण भारत यहां लिख देता हूं, ध्रुव प्रथम था साहब। ध्रुव प्रथम था, ये राष्ट्रकूट वंश का था। कौन से वंश का था? राष्ट्रकूट वंश का था। तो एक बंदा तो ध्रुव प्रथम हो गया, एक बंदा धर्मपाल हो गया। कन्नौज का जो शासक था उसका नाम था इंद्रायुध। क्या नाम था? इंद्रायुध। ओके, एक शासक ये हो गया, 3 पक्ष हो गए। हमारे यहां पर जालोर का एक बंदा था, एक शासक था, जिसका नाम था वत्सराज। कौन थे? वत्सराज थे। ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे, और ये जालोर के थे। कहां के थे? जालोर के थे। ध्यान से समझ लेना, जालोर के थे। और इन्होंने भी कन्नौज पर अधिकार के लिए यहां पर अटैक किया था। तो यानी कि कन्नौज को जीतने के लिए एक तो इंद्रायुध यहीं का शासक है जो कन्नौज को बचाने का प्रयास कर रहा है, धर्मपाल ने अटैक कर दिया, बंगाल का था, और राष्ट्रकूट ध्रुव ने अटैक कर दिया। तो 3 पक्षों का संघर्ष हुआ युद्ध में। राजपूताना के किस वंश के शासक ने भाग लिया था? आंसर जाता है वत्सराज ने। हो गया। और वो कौन से वंश के थे? गुर्जर प्रतिहार। इस युद्ध में वत्सराज की विजय हुई थी, ये ध्यान रखना। हालांकि बाद में हार गए, तो विजय हुई थी। अब कन्नौज पर ही सबने आक्रमण क्यों किया, ये भी ध्यान से सुन लो। क्योंकि सामरिक दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से कन्नौज बड़ा संपन्न क्षेत्र था। तो हर व्यक्ति चाहता था कि अगर मैं यहां पर अटैक करूं और इसको जीत लूं तो मेरी स्थिति सुदृढ़ हो जाएगी, काफी धन संपत्ति प्राप्त होगी। ठीक है, तो कन्नौज सामरिक दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। तो हर कोई चाहता था कि मैं इसको जीत लूं, इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें हमारे वत्सराज राजस्थान के जो थे, जालोर के शासक थे, गुर्जर प्रतिहार, इनकी विजय हुई। हालांकि बाद में हार गए। तो जालोर के गुर्जर, राजस्थान में जालोर के गुर्जर प्रतिहारों में सबसे पहले कन्नौज पर अधिकार करने वाला राजा भी पूछे तो वत्सराज। और इसी का बेटा हुआ नागभट्ट सेकंड, जिसने हमने पिछले क्वेश्चन पढ़ा। उसने फिर जालोर की जगह, इसने तो कन्नौज को जीता, लेकिन उसने फिर जालोर की जगह कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। कन्नौज पे उसे दोबारा आक्रमण करना पड़ा और उसको जीतना पड़ा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, मैं पिछले पेपरों में आपको ऑलरेडी सोल्व करा चुका हूं। ठीक है, चीनी यात्री जिसने राजस्थान के भीनमाल की यात्रा की थी, भीनमाल आता है जालोर में, ये ध्यान रखना। और भीनमाल का प्राचीन नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, तो श्रीमाल आंसर जाता है, ये ध्यान रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में अपन इसका आंसर की बात करते हैं कि चीनी यात्री कौन आया था, तो ह्वेंसांग आया था, और ये 7वीं शताब्दी में आया था। कौन सी शताब्दी में आया? और 7वीं शताब्दी में इसने यहाँ की यात्रा की थी।
और सबसे बड़ी बात है कि इस चीनी यात्री ने भीनमाल कहां आता है? झालोर। भीनमाल कहां आता है? झालोर। इसको गुजरात्रा प्रदेश की राजधानी बताते हुए, गुजरात्रा प्रदेश यानी कि भीनमाल गुजरात की राजधानी थी, गुजरात्रा प्रदेश की राजधानी बताया था। किसने बताया? ठीक है, आंसर चला जाए अगर आपसे, गुजरात्रा प्रदेश की राजधानी बताया था। और ये गुजरात्रा प्रदेश की राजधानी बताने वाला जो ह्वेंसांग था, इसने भीनमाल को क्या बोला? इस आदमी ने भीनमाल को पीलो मोलो कहा है। क्या कहा है? पीलो मोलो कहा है। क्या बोला इसने? अब ये पता नहीं क्या जज गई इसके, पीलो मोलो कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि चीनी यात्री कहां पर आया था? ह्वेंसांग भीनमाल आया था, 7वीं शताब्दी में आया, गुजरात्रा प्रदेश की राजधानी बताया इस एरिया को, और उसने भीनमाल को पीलो मोलो कहा था। भीनमाल का प्राचीन नाम पूछे तो श्रीमाल, भीनमाल पूछे कहां है तो जालोर। अब एग्जाम में प्रश्न, एक क्वेश्चन और बता देता हूं, ये चीनी यात्री ह्वेंसांग है ना, 7वीं शताब्दी में बेराट की यात्रा भी करता है, बेराट भी आया था, बेराट भी गया था, तो बेराट सभ्यता में भी इसका एक प्रश्न बनता है। तो बेराट और भीनमाल ह्वेंसांग का क्वेश्चन याद कर लेना, किसी भी सूरत में गलत नहीं होना चाहिए। मैं एक प्रश्न में कम से कम 10-10 प्रश्न सोल्व करा रहा हूं। पेपर में इतिहास का कहीं से भी घुमा फिरा के प्रश्न पूछे तो मेरे जो पेपर है ऑप्शन में चेक कर लेना। ओके, स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, राजस्थान के किस शिलालेख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। राजस्थान के किस शिलालेख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन मिलता है? कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति शिलालेख, राज प्रशस्ति शिलालेख, वैद्यनाथ प्रशस्ति शिलालेख। इस प्रश्न के आधार पर आंसर जाता है कि जो है राज प्रशस्ति शिलालेख आंसर जाएगा। क्या जाएगा? राज प्रशस्ति शिलालेख आंसर चला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। देखो, राज प्रशस्ति शिलालेख जो है ये कहां पर लगा हुआ है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। ये राज प्रशस्ति शिलालेख कौन से स्थान पर लगा हुआ है? तो ये राज प्रशस्ति शिलालेख नौ चौकी पाल पर लगा हुआ है। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आया था, नौ चौकी पाल कहां पर है? नौ चौकी पाल पर लगा हुआ है, ये राजसमंद झील के किनारे है साहब। कौन सी झील के किनारे है? राजसमंद झील के किनारे नौ चौकी पाल पर ये शिलालेख लगा हुआ है। फिर दूसरा प्रश्न बनता है, शिलालेख का समय क्या है? तो राज प्रशस्ति शिलालेख का जो समय है वो है आपके 1676 ईस्वी का शिलालेख है। ये कब लिखा गया? 1676 ईस्वी में। सबसे पहले तो इसे लिखवाया किसने? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। इसे लिखवाने वाले थे महाराणा राज सिंह प्रथम। कौन थे? महाराणा राज सिंह प्रथम जो है, इन्होंने ये शिलालेख लिखवाया था, ठीक है। और इसका जो रचयिता है, इसको लिखा किसने? तो इसका रचयिता है रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन था? रणछोड़ भट्ट जो है तेलंग ब्राह्मण था, ठीक है। ये रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा ये शिलालेख लिखवाया गया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये शिलालेख 16। अब एक लास्ट लाइन लिखा रहा हूं, मैं पूरा शिलालेख नहीं पढ़ा रहा हूं, बस नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। सबसे बड़ा शिलालेख है, ध्यान रखना। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। ये 25 पत्थरों पर लिखा गया, 25 शिलाओं पे लिखा गया था। कितनी शिलाओं पे? 25 शिलाओं पे लिखा गया था। आज की तारीख में शिलाएं वहां पर अवेलेबल नहीं है, ये टूट फूट गई थी, बहुत पुराना मैटर है। तो इनको संग्रहालय में रखा गया है, उदयपुर संग्रहालय में बची कुची को। और उन पे जो लिखा हुआ था ना वो मैटर अभी आज की तारीख में वहां पर लिख करके लगवा दिया गया है। तो आप जाओ तो कभी उसको पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें बता देता हूँ। कुंभलगढ़ प्रशस्ति शिलालेख कुंभलगढ़ दुर्ग में है, ये 1460 ईस्वी का है। एग्जाम में आजकल क्या करते हैं, 4 शिलालेख देके 4 सन दे देंगे, आवे तो सुमेलित करो और नहीं आवे तो मचक मचक करो, ठीक है। ध्यान रखना 5 ऑप्शन में
कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति शिलालेख लिखा गया था, वो भी 1460 ईस्वी में लिखा गया था। दोनों को लिखवाने वाला महाराणा कुंभा थे। वैद्यनाथ प्रशस्ति शिलालेख का समय पूछा जाता है, 1719 ईस्वी में लिखा गया था। और जो वैद्यनाथ प्रशस्ति है, ये वैद्यनाथ शिव मंदिर के यहाँ पर लगी हुई है। कहां पर लगी हुई है? वैद्यनाथ शिव मंदिर के यहाँ पर लगी हुई है। और ये शिव मंदिर कहां पर है? सिसारमा गांव। कौन सा गांव है? सिसारमा गांव, उदयपुर जिला लगता है यहाँ पर। ये तो इनके तीनों के चारों के सन याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लें थोड़ा फास्ट, ठीक है। जहां भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आता हूं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी बनी हुई है। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी बनी हुई है, कहां पर बनी हुई है? अच्छे से समझ लेना। 4 ऑप्शन में उत्तर जाता है गोगुंदा। क्या जाता है? गोगुंदा। महाराणा उदय सिंह की छतरी कहां पर बनी हुई है? गोगुंदा। अब मैं इनकी छतरी के बारे में 2-4 एक्स्ट्रा लाइन बताना चाह रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। इनकी छतरी के बारे में एक्स्ट्रा लाइन ये है, सबसे पहला कि ये छतरी जो है गोगुंदा उदयपुर जिले में आता है। ये कहां पर है? गोगुंदा। जिला क्या पूछे तो उदयपुर, आंसर चला जाएगा पहली चीज, ओके। दूसरा प्रश्न इसके लिए इनके लिए पूछेगा महाराणा उदय सिंह की छतरी का, तो उससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूं। महाराणा उदय सिंह जो थे, उदय सिंह थे, इनकी मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 फरवरी को हुई थी, 1572 को हुई थी, ध्यान रख लेना। 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह जी की मृत्यु हुई थी, और वो मृत्यु गोगुंदा में हुई थी। कहां पर हुई थी? इस डेट को कहां पर हुई थी? गोगुंदा में। और यहीं पर इनका दाह संस्कार हुआ था। जो 28 फरवरी थी, इनकी मृत्यु होली के दिन हुई थी, ध्यान रखना। आ जाए किस मेवाड़ के शासक, ठीक है, की मृत्यु होली के दिन हुई थी, तो ये अपने को ध्यान रखना। इस कारण, इस होली के दिन मृत्यु होने के कारण इस रियासत में, मेवाड़ रियासत में कई वर्षों तक क्या नहीं किया जाता था? होली नहीं मनाई गई थी, ध्यान रखना। कई वर्षों तक होली नहीं मनाई गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ध्यान रखना। यहां पर गोगुंदा उदयपुर दोनों दे रखा है। मैंने आपको पिछली क्लास में भी यही बोला था कि यदि जिला और जगह दोनों दे देवे तो आपका उत्तर क्या जाएगा? ठीक है, जगह पहले जाएगा, जिला बाद में जाएगा। क्या मेरी बात में आ गई? क्वेश्चन आपसे पूछेंगे मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की छतरी किस जिले में है। जब प्रश्न यहां पर अगर जिला दे देवे तो जगह और जिला दोनों दे रखा, तो फिर गोगुंदा नहीं करना, उदयपुर करना है। हमारी हम अगर रिक्वेस्ट है आपसे, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, उसके बाद गोल गप्पा करना, नहीं तो फिर है ना पानी पूरी गोल गप्पा ही खाना पड़ेगा, ठीक है। गोल गप्पे के भी फिर क्या बोलते हैं उसको, सैलरी नहीं आएगी तो कैसे काम चलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। गोलगप्पे जिनको खाने हैं वो घर पे बना के खाया करो, ठीक है ना। बाकी मार्केट से खाते हो उसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है, ठीक है। बाघ सिंह की छतरी, ठीक है ना, बाघ सिंह की छतरी हम बात करें, कुंभलगढ़, अचलगढ़, जालोर और चित्तौड़गढ़। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, ध्यान से समझ लेना। बाघ सिंह थे कौन, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले अपन आंसर लगा देते हैं। बाघ सिंह की छतरी, आपका आंसर जाए तो चित्तौड़ का किला आंसर करना है। क्या करना है? चित्तौड़ का किला आंसर करना है, ठीक है। यहां तक तो अब मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें बताना चाह रहा हूं, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें ये बताना चाह रहा हूं, चित्तौड़ के किले में कौन कौन सी छतरियां हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कौन कौन सी छतरियां बनी हुई है, गलत नहीं करना है, आपको ध्यान रखना। कौन कौन सी छतरियां बनी हुई है चित्तौड़ के किले में? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वही छतरी लिख देता हूं, बाघ सिंह रावत की छतरी। कौन सी छतरी है? बाघ सिंह रावत की छतरी। आपको भी अगर आता हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। दूसरी मैं बात करता हूं संत रैदास की छतरी, जिनको रविदास भी कहते हैं। रैदास की छतरी है, वो चित्तौड़ के किले में है, ध्यान रखना। तीसरी में बात करता हूं मूछाला मालदेव की छतरी। किसकी छतरी है? मूछाला मालदेव की छतरी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना छतरियों का भी। चौथा प्रश्न बात करते हैं कल्लाजी राठौड़ की छतरी।
कल्लाजी राठौड़ की छतरी जो है, ठीक है ना, वो भी चित्तौड़ में है साहब। ठीक है, पांचवी में बात करूं, जयमल जी, ठीक है, की छतरी, ये जयमल मेड़तिया थे। ठीक है, फत्ताजी सिसोदिया की छतरी, फत्ताजी की छतरी, ये सारी छतरियां चित्तौड़ के किले में है, सारी याद करके जाना है, गलत नहीं करना है, अच्छे से याद करके चले जाना। ये तो हो गए चित्तौड़ के किले की छतरियां। अब मैं एक्स्ट्रा बात बताता हूं, कुंभलगढ़ में कौन कौन सी छतरियां हैं। दो छतरियां आपको कुंभलगढ़ की भी याद करके जानी है। एक है महाराणा रायमल की छतरी। किसकी छतरी है? महाराणा रायमल की छतरी, पहला। एक छतरी इनके पुत्र की छतरी है, कुंवर उड़ना राजकुमार की छतरी, कुंवर पृथ्वीराज की छतरी, पृथ्वीराज की छतरी है जो है वो उड़ना राजकुमार बोला जाता है, ध्यान रखना। इनमें से कहीं से भी प्रश्न आवे आप कर लोगे। जालोर के किले में किसी की छतरी हम नहीं पढ़ते हैं, चित्तौड़ के किले की मैंने छतरियां पढ़ ली। अब आपको समझा देते हैं कि बाघ सिंह रावत थे कौन और क्या घटना हुई। अब देखो, चित्तौड़ का एक दूसरा साका हुआ था, चित्तौड़ का दूसरा साका हुआ था मार्च 1535 में चित्तौड़ का साका हुआ था। क्या मेरी बात समझ गया? जब चित्तौड़ का साका हुआ तो चित्तौड़ में क्या हुआ, केस जो है साके में, ठीक है, एक तो होता है आपके जौहर, एक क्या होता है जौहर, ठीक है ना। जौहर जो हुआ था वो हाड़ी रानी कर्मावती ने किया था। किसने किया था? हाड़ी रानी कर्मावती ने किया था, ध्यान रखना। और जो केसरिया हुआ था चित्तौड़ के किले में, वो केसरिया बाघ सिंह जी ने किया था। इनकी सहायता के लिए बाघ सिंह जी आए थे, ध्यान रखना। कौन आए थे? सहायता के लिए बाघ सिंह रावत आए थे, और बाघ सिंह रावत फ्रॉम देवलिया के थे। कहां के थे? कहां के थे? ठीक है, देवलिया प्रतापगढ़ के थे, देवलिया प्रतापगढ़ के थे। तो बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है आपसे। तो केसरिया बाघ सिंह जी रावत ने किया था, हाड़ी रानी की सहायता के लिए आए थे, गुजरात के बहादुर शाह ने अटैक किया था। तो मार्च 1535 में बाघ सिंह जी केसरिया किया था, वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। और पहली बार अगर देख रहे हो और आपको मजा आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले फटाफट स्क्रीनशॉट कीजिए। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं, जहां भी डाउट लगे आप मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाघ सिंह की छतरी, अच्छा ये हो चुका है। निम्न युद्धों से संबंधित तारीखें लिखिए। भैया क्या गजब प्रश्न बनाया, एक ही पेज के अंदर मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चन। आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो, बीएसटीसी से लेकर के आरएस तक का, ये मत सोचना कि ये किसके लिए पढ़ा रहा, किसके लिए नहीं पढ़ा रहा है। आपके सिलेबस में राजस्थान जीके का पूरा कोर्स है आज की तारीख में, इसीलिए छोड़ना कुछ भी नहीं है और पूरा पढ़ के जाएं, और वो मेरे से पढ़ के जाएं, मैं सारी चीजें आपको डाउट क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में 2 तारीखें हम याद करेंगे। कितनी तारीखें? 2 तारीखें हम याद करेंगे। हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। ये तो आंसर, मेन डेट आंसर जाता है, मेन आंसर यही जाता है। ओके, दूसरा मैं हल्दी घाटी युद्ध का जो है सॉरी, दूसरी हम बात करें तो गोपीनाथ शर्मा। अगर आपसे गोपीबा के हिसाब से पूछ ले, थोड़ी जगह कम है तो मैं आपको इसको दूसरी जगह लिख करके क्लियर कर रहा हूं। ये तो हो गया, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार अगर हल्दी घाटी युद्ध पूछ ले के अनुसार, तो आंसर चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना।
गोपीनाथ शर्मा के अनुसार पूछे तो 21 जून 1576 घोड़ा करके आना है, हंसी खुशी राजी खुशी। ओके, गलत मत करना। अब यहां पर हल्दीघाटी युद्ध की डेट 18 जून, तो ये तो करनी युद्ध 18 जून को स्टार्ट हुआ था। कहा जाता है 3 दिन में खत्म हो गया, लेकिन गोपी बाबी राजस्थान, कहां गए गोपी बाबी राजस्थान के इतिहासकार थे। इनकी अच्छी किताबें चलती, यूनिवर्सिटी से भी संबंध रहा, राजस्थान यूनिवर्सिटी से। तो ये इनके अनुसार अगर बाय द वे पूछ ले तो आपका आंसर ये चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1528 को हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच में। खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में हुआ था। खातौली का युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1517 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। मैंने एक सोर्स डाल रखा है, खानवा का युद्ध, राणा सांगा के सारे युद्ध। और वो खातौली जो है पहले बूंदी रियासत में आता था, वर्तमान में कोटा रियासत में आता है, ध्यान रखना। मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है, मेवाड़ का प्रथम शाखा होता है 1303 में, जिसको चित्तौड़ का शाखा भी कहते हैं। मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था, वो हुआ था 25 फरवरी 1568 में मेवाड़ का तीसरा शाखा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को हुआ था। हो गया 16 फरवरी। बयाना के युद्ध में बाबर की सेना हार गई थी राणा सांगा से। फिर बाबर 1 महीने के अंदर खानवा के मैदान में आकर डट गया, फिर युद्ध हुआ, उसमें फिर राणा सांगा की हार हुई थी। तो बयाना और खानवा युद्ध दोनों ध्यान रखना। बयाना के युद्ध में बाबर नहीं आया था, बाबर तो अपनी सेना भेजता मेहंदी ख्वाजा के साथ में, दोनों चीज ध्यान रखना। गागरोन का युद्ध होता है 1519 ईस्वी में, वो होता है राणा सांगा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। दिवेर का युद्ध होता है अक्टूबर 1582 को होता है। मेवाड़ के शासक नहीं बने थे, राजकुमार थे, उसमें महाराणा प्रताप शासक थे। 1582 में ठीक है युद्ध हुआ। दिवेर का जो है वो दर्रा है, वो राजसमंद के वहां आता है। ठीक है, और इसमें अमर सिंह जी जीत गए थे और अकबर का चाचा सुल्तान खां मारा गया था। बाड़ी का युद्ध होता है 1518 में, 1518 ईस्वी में बाड़ी का युद्ध होता है। राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। 17 में जब खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी हार के भाग गया, तो उसके बाद बाड़ी के युद्ध में फिर से सेना भेजता है, अपने 2 सेनापति भेजता है, मियां माखन और मियां हुसैन को भेजता है, लेकिन बाड़ी के युद्ध में भी हार जाते हैं वो राणा सांगा से। तो ये बाड़ी का युद्ध। मावली का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। ये मावली फतेहपुर मावली है, फतेहपुर मावली, फतेहनगर मावली है, उदयपुर जाते हैं। मावली से डबोक रास्ता जो ये महाराणा प्रताप हवाई अड्डा जो है उदयपुर डबोक में, वो वाला जो रूट है वहां बीच में मावली आता है। 1540 ईस्वी में युद्ध हुआ था और महाराणा उदय सिंह जी ने बनवीर को हराया था। ये बनवीर वही है जिसने विक्रमादित्य की हत्या करके ठीक है उदय सिंह जी को मारना चाहा था, और अपने पन्ना धाय जो धाय मां थी उसने अपने बेटे चंदन का बलिदान दे करके फिर उनको जो है कुंभलगढ़ पहुंचाया उदय सिंह जी को, और फिर उदय सिंह जी ने कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक हुआ, सेना तैयार की, मावली के युद्ध में बनवीर को मार दिया साहब। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ये अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं, इनकी तारीखें डायरेक्ट पूछी जाती है एग्जाम में। गलत करने का तो सवाल ही नहीं है करना है। ये जरूर है कि मेरे से कभी कभी लिखते समय एक आध शब्द ऊपर नीचे हो जाए, तो पूरा प्रयास करता हूं, और मानवीय भूल होती है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन अपन बताते हैं तो ऊपर नीचे आंसर हो जाता है, लैंग्वेज समझने में मिस्टेक हो जाती है। लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट को लगे कि सर आपने या बताने में मिस्टेक कर दिया, आप, क्योंकि हम लोग सभी पढ़ाई करते रहते हैं, तो उस समय लगे तो मुझे मैसेज करना, अगली क्लास में आपको सोल्व करवा देंगे। इतिहास प्रसिद्ध चंपानेर की संधि कब हुई थी और किस किस के बीच में हुई थी? चंपानेर की संधि हुई थी इतिहास प्रसिद्ध 1456 में। कब हुई थी? 1456 में चंपानेर की संधि हुई थी। इसको मैं समझा रहा हूं। ये संधि हुई थी 1456 ईस्वी में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? मालवा के बीच में, ये संधि के लिए मैं प्लस लगा रहा हूं, और गुजरात के बीच में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? गुजरात के बीच में हुई।
अब पहली बात तो रियासत पूछे तो ये संधि 1456 में मालवा और गुजरात के बीच में हुई। मालवा का राजा कौन था ये भी पूछा जाता है, तो ये महमूद खिलजी प्रथम था मालवा का राजा, महमूद खिलजी प्रथम। और गुजरात का जो शासक था वो था कुतुबुद्दीन, ये अफगान शासक था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक से नहीं जुड़े, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के साथ में था, और मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान का युद्ध होता है 1191-92 में, यानी कि वो उस समय का कुतुबुद्दीन का टाइम था। और यहाँ हम 1456 पढ़ रहे हैं, तो लगभग 200-300 साल का अंतर आ रहा है, तो अपने को वहां पे होशियार नहीं बनना है, ढंग से समझ के क्वेश्चन करना है। ये कुतुबुद्दीन गुजरात वाला राजा है। इन दोनों के बीच में जो संधि हुई थी ना, ये दोनों के बीच में संधि हुई थी, ये एग्जाम में पूछा जाता है किस शासक के खिलाफ हुई थी, तो ये पूछा जाता है, तो ये आंसर जाता है मेवाड़ के राणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी साहब, राणा कुंभा के खिलाफ हुई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। तो ये जो संधि हुई ना राणा कुंभा के खिलाफ, ओके, तो ये दोनों लड़ने आए साहब, और दोनों को जो है धूल चटा दी साहब, है ना, और राणा कुंभा जीत गए। दोनों क्या कर गए, मचक मचक करते हुए अपनी हालिया ताकड़ी लेकर के रवाना हो गए। हालिया ताकड़ी जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं आपको कभी बताएंगे हालिया ताकड़ी क्या होता है, ठीक है। अरे सुना गया क्या, तो ये अपने को थोड़ा सा राजस्थानी भाषा के शब्द बोलता हूं, आप भी सर्च करा करो, ठीक है। गाली गलोच नहीं करता, गाली गलोच केवल राजस्थान जीके में एक ही गाली गलोच आती है, और वो गाली गलोच आती है सीठने। राजस्थान जीके में भी गाली गलोच का प्रश्न आता है, सीठने। सीठने होता है कि विवाह के समय दुल्हन पक्ष की महिलाओं द्वारा जब दूल्हा तोरण मार के शादी करने अंदर जाने लगता है, तो महिलाएं वहां पर दुल्हन के परिवार और सॉरी दूल्हे के परिवार और उनके दूल्हे की इंसल्ट करते हुए जो हास्य विनोद प्रधान हंसी मजाक वाले गाली गलौज के गीत गाते हैं, उनको सीठने कहा जाता है, ये ध्यान रखना। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कर्नल टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का, ठीक है, मैराथन कहा था? ये अपन पिछले क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं, दिवेर युद्ध को। तो ये आप ध्यान से समझ लेना, और इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ये ले सकते हैं। बाकी अपन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, और यही क्वेश्चन अभी मैं आगे एक्सप्लेन कर चुका हूं। मेवाड़ महाराणा ने, ठीक है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में हराया? मालवा युद्ध, खातौली युद्ध, घाघरा युद्ध, बयाना युद्ध। तो राइट आंसर जाता है खातौली का युद्ध हुआ था। ये खातौली का युद्ध होता है 1517 ईस्वी में होता है। ये खातौली का जो मैदान था, ये खातौली का मैदान है, ये बूंदी रियासत में था पहले। बूंदी किस में आता था? बूंदी रियासत में आता था। और ये खातौली जो है, ये खातौली जो है ना, वर्तमान में एग्जाम में पूछ लेवे तो खातौली जो है ये वर्तमान में कोटा में आता है। कहां पर आता है? कोटा। और जब ये युद्ध हुआ था, ये उस समय कोटा था ही नहीं, उस समय केवल बूंदी रियासत थी, क्योंकि कोटा ऑलरेडी बूंदी रियासत का एक पार्ट था। आप अगर इतिहास पढ़ोगे तो इतिहास में बता देता हूं कि कोटा एक खुद बूंदी का पार्ट था, बूंदी के अंडर में कोटा आता था। लेकिन आपको मैं बता देता हूं 1631 ईस्वी में शाहजहां ने, किसने? शाहजहां ने फिर कोटा को बूंदी से अलग कर दिया और कोटा को नया राज्य बनवाया। और वहां का जो शासक है माधो सिंह हाड़ा को कोटा का संस्थापक बनाया था। तो ये कोटा कब अस्तित्व में आया? 1631 में। युद्ध कब हो रहा है? 1517 में। इसका मतलब कोटा ऑलरेडी बूंदी रियासत का पार्ट था, लेकिन वर्तमान में कोटा, ये खातौली का जगह है, वो कोटा जिले में आता है, ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? अकबर ने उदयपुर पे भी अधिकार किया था, ये ध्यान रखना। हल्दी घाटी युद्ध के बाद आया, अकबर हल्दी घाटी के मैदान में नहीं आया, ध्यान रखना। युद्ध हुआ, अकबर ने मान सिंह को भेजा और बाकी सेनापतियों को भेजा, लेकिन जब मान सिंह को सफलता नहीं मिली तो अकबर खुद सेना लेके आया, लेकिन हल्दी घाटी के मैदान में नहीं आया, उदयपुर पहुंचा। उदयपुर पे अधिकार किया अकबर ने। फिर उदयपुर से शाहबाज खां को भेजा 3 बार महाराणा प्रताप को हराने के लिए, और शाहबाज खां ने 3 बार कुंभलगढ़ पे अधिकार किया था। कितनी बार? 3 बार। तो उदयपुर का नाम क्या रखा था? जो है आंसर जाता है
उदयपुर का नाम पूछा जाता है मोहम्मदाबाद। क्या पूछा जाता है? मोहम्मदाबाद। अब आपके सामने 3 ऑप्शन और लिखे हुए हैं। देखो 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं। खेराबाद जो है वो सिवाना का नाम रखा गया था, सिवाना का नाम बदला था, सिवाना का नाम खेराबाद रखा था। और सिवाना का नाम खेराबाद किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 में सिवाना पे अधिकार किया था। और सिवाना पर अधिकार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना किले का नाम रख दिया खेराबाद। ओके, अब रही बात खिजराबाद की, बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? खिजराबाद की बात करेंगे। तो खिजराबाद जो है, ये खिजराबाद पे अलाउद्दीन ने अधिकार किया था। ये खिजराबाद चित्तौड़ का नाम चेंज किया गया था। किसका नाम चेंज किया गया था? चित्तौड़ दुर्ग का नाम चेंज किया था। और चित्तौड़ दुर्ग का नाम अलाउद्दीन ने अधिकार किया था, अलाउद्दीन ने 1303 में। ओके, और चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रख दिया। मोमिनाबाद की बात करें, मोमिनाबाद चेंज किया था आमेर का नाम। और किसने किया था? मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने। किसने किया था? मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का नाम चेंज करके क्या रख दिया? मोमिनाबाद। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। मोमिनाबाद, आमेर का नाम चेंज किया था मुगल शासक बहादुर शाह ने। क्यों किया? क्या गणित है, हिस्ट्री बहुत बड़ी है, मैं सिर्फ अभी आपको टेस्ट सीरीज सोल्व करवा रहा हूं। ओके, चलो आगे बात करेंगे। अगला है प्रताप को, यानी राणा प्रताप को हराने के लिए अकबर ने, जब अकबर थक गया, हार गया, तो लास्ट बार अंतिम प्रयत्न के रूप में किसको भेजा? अंतिम प्रयत्न के रूप में किसको भेजा? तो ध्यान रखना, अंतिम प्रयत्न के रूप में सब जो भेजा वो जगन्नाथ कछवा को भेजा। अब मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले मान सिंह आया, सक्सेस नहीं हुआ। दूसरे नंबर पर आया था शाहबाज खां। कौन आया? शाहबाज खां, सक्सेस नहीं हुआ। तीसरे नंबर पर आया अब्दुल रहीम खाने खां, ठीक है, सक्सेस नहीं हुआ, महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया। चौथे नंबर पर फिर कौन आया? जगन्नाथ कछवा आया था। तो ये प्रश्न ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्वेश्चन आपको मैं कितने प्रश्न सोल्व करवा रहा हूं, एक प्रश्न में 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। जहां से पूछे, जैसे पहुंचे, मेरी क्लास में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। आगे चर्चा करते हैं, अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। खेजड़ी राज्य वृक्ष कब घोषित हुआ था? खेजड़ी के बारे में मैं एक बहुत अच्छी क्लास बना करके डालने वाला हूं। राजस्थान के खेजड़ी से संबंधित है, घोड़ावन से संबंधित है, ऊंट से संबंधित है, चिंकारा से संबंधित है। वो सारी एक बहुत शानदार क्लास, जो राजस्थान में ऐसी क्लास किसी ने नहीं पढ़ाई होगी, वो मैं आपको अवेलेबल करवाएंगे बहुत जल्दी यूट्यूब पे। खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष कब घोषित किया था? 1981, 1983, 1982, 1984। तो अक्टूबर, ठीक है, 1983 में खेजड़ी को राजस्थान का क्या घोषित किया गया था? राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। इससे ज्यादा मैं अभी खेजड़ी में कोई नहीं बताऊंगा, डिटेल में पूरा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं इसको। फिर आता है जोधपुर, ठीक है, राज्य की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साहब। जोधपुर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1559 में, 1459 में, 1565 में, 1465 में। तो इस प्रश्न के आधार पे जो है, ठीक है, 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1459 में, ठीक है, मेहरानगढ़ की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? मेहरानगढ़। और मेहरानगढ़ की जो स्थापना हुई थी, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी, और मेहरानगढ़ के साथ में जोधपुर बसाया गया था, ये ध्यान रखना। और जोधपुर बसाने वाले कौन थे? राव जोधा थे। ये भी अच्छा प्रश्न बनता है। ओके, तो ये मेहरानगढ़ की स्थापना हुई थी। अब मैं इसको ध्यान रखना, इसके जस्ट 100 साल पहले जाओ, इसके जस्ट 100 साल पहले, सॉरी बाद में जाओ, तो 1459 के बाद में 1559 आता है। ये 1559 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? उदयपुर की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। 1465 में किसकी स्थापना हुई थी? बीकानेर राज्य की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? राज्य, यानी जोधपुर तो कब बना? 1459 में। उसके बाद बाकी देख लो 1465 में, यानी कि 6 साल के बाद, 6 साल में
बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीकानेर की राव जोधा के बेटे थे, अलग होकर के उन्होंने करणी माता से आशीर्वाद लेकर के बीकानेर राज्य की स्थापना की। तो ये तीनों चारों सन आपको ध्यान रखना है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला प्रश्न है आपके सामने, जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी और कब हुई, सारी चीजें एक साथ एक्सप्लेन कर रहे हैं अपन। देखो, सबसे पहले तो आता है जयपुर की स्थापना, आपसे पूछा जाता है तो जयपुर की स्थापना डेट आपको आंसर करना है 1727। क्या करना है? 1727। अब मैं इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे। आपको क्या बताएंगे? एक्स्ट्रा चीजें, शौक आ रहा है। देखो, जयपुर की जो स्थापना है, बहुत अच्छा प्रश्न है। जयपुर की स्थापना का प्रश्न बहुत बढ़िया बनता है। जयपुर की स्थापना होती है, जयपुर की स्थापना होती है 18 नवंबर 1727 को होती है और संस्थापक है सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह सेकंड जो है, ठीक है, इन्होंने जयपुर की स्थापना की। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि जयपुर का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार, एक प्रश्न ये बनता है। तीसरा प्रश्न बनता है कि जयपुर का निर्माण कितने खंडों में हुआ था? कितने खंडों में हुआ था? ठीक है ना, तो ये भी एक प्रश्न आता है। ठीक है, तो जयपुर के वास्तुकार जो है, पूछा जाए आपसे तो विद्याधर भट्टाचार्य, इनके विद्वान थे विद्याधर भट्टाचार्य जो थे, ये जयपुर के वास्तुकार थे। इन्होंने पूरा नक्शा वक्शा तैयार करवाया। निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने। और निर्माण कितने खंडों में हुआ? तो ये प्रश्न आता है तो 9 खंडों में इसका निर्माण हुआ था। ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक चीज बता देते हैं कि 18 नवंबर 1727 से पहले जयपुर में कछवाहा वंश था, ठीक है ना, जिसकी राजधानी आमेर थी। और इसी 18 नवंबर 1727 से आमेर की जगह जयपुर को राजधानी बना दिया। किसने बनाया? सवाई जय सिंह ने। ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर की स्थापना कब हुई? हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। उदयपुर की स्थापना जो है, आंसर जाएगा 1559 में हुई थी। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है क्योंकि 1459 में जोधपुर की स्थापना हुई थी, 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है 1559 में। तो ये क्लियर करना, गलत नहीं करना है। ठीक है, और इसके संस्थापक जो थे, उदयपुर के संस्थापक थे, उनका नाम है महाराणा उदय सिंह। और आपको ध्यान होगा, कभी उदयपुर में घूमने गए तो उदयपुर में उदय सागर झील भी है। उदय सागर झील का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। ओके, आशा करता हूं अच्छे से ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद भी अगर डाउट लगे तो शेयर करें। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको उचित लग रहा है, मेरी क्लासेस समझ में आ रही है, तो आप शेयर जरूर करें। ठीक है ना, आगे भेजें, पूरे राजस्थान में शेयर करें। आप जितने ग्रुप्स बने हुए हैं आपके, रिक्वेस्ट है आपसे। किस शासक को भूला बिसरा राजा कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। किस शासक को भूला बिसरा राजा कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, राव चंद्रसेन, महाराणा प्रताप, जसवंत सिंह, कुंवर चुंडा। भूला बिसरा राजा प्रश्न आवे तो आपका आंसर चला जाएगा राव चंद्रसेन। इनका संबंध, ये मारवाड़ के शासक थे। किसके शासक थे? मारवाड़ के शासक थे। और इनके बारे में मैं अगला प्रश्न आपको बता देता हूं। राजपूताने में अकबर को सबसे पहले चुनौती, अकबर को सर्वप्रथम चुनौती देने वाली रियासत पूछ ले तो भी मारवाड़ जाएगा, और चुनौती देने वाले शासक पूछ ले तो आंसर जाएगा राव चंद्रसेन थे। बाकी लोगों ने जो है विरोध बाद में किया होगा, लेकिन राव चंद्रसेन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले अकबर को चुनौती दी थी। और फिर अकबर ने जब मेहरानगढ़ पे अधिकार किया तो राव चंद्रसेन भाग करके भादराजून चले गए थे, जो जालोर में आता है किला। वहां पर जब अकबर ने सेना भेजी तो ये भादराजून से सिवाना के किले में चले गए थे। वहां से सेना भेजी तो इन्होंने सिवाना के किला खाली करके, ठीक है, 56 की पहाड़ियां जो क्षेत्र है बाड़मेर में, उसको अपना केंद्र बनाया। फिर वहां सेना गई तो ये सारण आ गए, ठीक है, सोजत पाली के आसपास, वहां अपना केंद्र बनाया। लेकिन इन्होंने जीवित थे तब तक इन्होंने संघर्ष किया था।
ओके, तो इसीलिए इनको क्या है कि वापस जोधपुर तो हाथ नहीं आया, लेकिन ये जगह जगह भटकते रहते अपने संघर्ष के लिए, अपनी जो है मारवाड़ के लिए। तो इतिहासकारों ने इनको क्या कर दिया, इतिहासकारों ने बोला है इनको भूला बिसरा राजा, ठीक है, इतिहासकारों द्वारा कहा गया। अब इनको एक और अपन बात करते हैं कि जो राव चंद्रसेन है, ठीक है, कौन थे, राव चंद्रसेन है, ठीक है, इन्होंने फिर वहां पर भी अटैक किया था पोखरण के किले पे, वहां से बहुत सारा धन संपत्ति प्राप्त हुई, तब जाकर के इनकी सेना का खर्चा निकला था, लेकिन इन्होंने संघर्ष जारी रखा था। एक प्रश्न और आता है इनके लिए कि राजपूताने का पहला ऐसा कौन सा राजा है जिसने अपना युद्ध की जो नीति है वो मैदानी भाग से नहीं होकर के जंगल से चुनी है, किलों को नहीं चुना है, जंगलों को चुना है, तो राव चंद्रसेन, क्योंकि ये जंगलों में रहते हुए छापामार युद्ध प्रणाली से युद्ध करते रहे, लेकिन किले में नहीं रह पाए, क्योंकि मेहरानगढ़ पे अकबर का अधिकार हो गया, भादरा जुन गए तो वहां अकबर का अधिकार हो गया, सिवाना में गए तो वहां अकबर का अधिकार हो गया, तो इनके पास जंगल के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं। ओके, ठीक है, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, मारवाड़ के राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। जैसे हमने पिछले मॉडल पेपर में पढ़ा था कि मेवाड़ में गुहिल वंश का संस्थापक तो गुहिल था, लेकिन मेवाड़ में गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को कहा जाता है। उसी प्रकार मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक कौन किसे कहा जाता है, तो आंसर जाता है राव चूड़ा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर राव चूड़ा होना चाहिए, नहीं कि चुंडा होना चाहिए, नहीं कि क्या होना चाहिए, चुंडा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओरिजिनल नाम में लिख रहा हूं, राव चूड़ा जो थे इनको माना जाता है, और जबकि राव सिहा जो है इनको राठौड़ों का संस्थापक माना जाता है। राठौड़ों का संस्थापक तो इनको माना जाता है, और वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछे तो आंसर आपका ये चला जाएगा, गलत मत करना। ओके, मारवाड़ का महाराणा प्रताप है, मारवाड़ का भूला बिसरा शासक किसे कहा जाता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, राव चंद्रसेन आपका आंसर चला जाएगा। ये मारवाड़ का प्रताप कहा गया, इनको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा गया है, ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें, मालदेव की पत्नी रूठी रानी का संबंध। इसमें मैं बहुत प्रश्न समझाने वाला हूं आपको, 8-10 प्रश्न समझाऊंगा, एक भी गलत मत करना, ठीक है। आज अपन ने मचक भी नहीं किया, मैं आया तब से सीरियस पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले की 2 घंटे की क्लास थी तो थोड़ा थक जाते हैं। ओके, अभी भी सांस चढ़ने वाली है ना, तो अपन पढ़ते हैं बिना कुछ बोले। मालदेव की पत्नी रूठी रानी का संबंध किससे था, कहां से था, तो मालदेव की पत्नी रूठी रानी जैसलमेर की थी। आंसर क्या जाएगा, जैसलमेर की थी। अब मैं आपको समझा रहा हूं, जो जैसलमेर के एक राजा थे, जैसलमेर के एक शासक है जिनका नाम है महारावल, महारावल लूणकरण, ये जैसलमेर के भाटी शासक है। कौन से शासक थे, भाटी शासक थे, ठीक है। इनकी पुत्री का नाम था, इनकी पुत्री थी उमादे, क्या नाम था, उमादे साहब। उमादे का विवाह, उमादे का विवाह मालदेव से हुआ। किससे हुआ, मालदेव से हुआ साहब, किससे हुआ, मालदेव से हुआ। ओके डन। मालदेव कहां का राजा, मारवाड़ का राजा, जोधपुर का राजा, मारवाड़ का राजा। और विवाह के अगले दिन ही कहा जाता है ये रूट करके आ गई, राव मालदेव से क्या आ गई, रूट गई थी साहब, रूट करके चली गई साहब, वापस अपने जैसलमेर नहीं आई, ठीक है। ये रूट करके कहां चली गई थी, अजमेर आ गई साहब, रूट करके कहां आ गई थी, अजमेर आ गई साहब, कहां गई, अजमेर। और अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रही, कहां पर रही थी, तारागढ़ दुर्ग में रही, ये भी प्रश्न आता है। और इस दुर्ग में जहां पे रही थी ना, इसी दुर्ग के अंदर, ठीक है, जिस महल में रही थी उस महल का नाम है रूठी रानी का महल कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या, अगर उसी महल को हम क्या बोलते हैं, रूठी रानी का महल कहते हैं। जैसलमेर महारावल लूणकरण भाटी, ठीक है, ध्यान रखना, उनकी बेटी थी जिसका नाम उमादे था, विवाह राव मालदेव से हुआ, मालदेव मारवाड़ के राजा थे, उनसे कहा जाता है, इतिहास में अलग अलग बातें बोलती है, उस पर मैं भी चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। रूट करके आ गई, रूटने के कई कारण बताए जाते हैं। अजमेर में तारागढ़ दुर्ग में आकर रही थी,
और जिस दुर्ग में रही थी, जिस महल में रहती थी, वो महल रूठी रानी का महल कहलाता है। अब राजस्थान में रूठी रानी रूठी रानी रूठी रानी रूठी रानी से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न आते हैं, पहले आप ये समझ लो, उसके बाद में इनको हटा करके लिखेंगे आपके सामने। रानीसर तालाब स्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। रानीसर तालाब स्थित है, रानीसर तालाब स्थित है। आंसर जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर। आपको आता है तो लिखें, लेकिन हम ही लिख देते हैं। रानीसर तालाब आता है, जोधपुर आता है मोस्ट इंपोर्टेंट। जोधपुर यानी मेहरानगढ़ के किले में। कहां पर है ये? मेहरानगढ़ के किले में रानीसर तालाब है, ये अपने को देख लेना है। ठीक है, रानीसर तालाब। क्या चीज क्लियर हो गई? अब अपन आगे बात करते हैं। यहां तक तो किसी को ऐसी कोई लाइन हो जो समझ में नहीं आ रही, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें, फिर मैं आपको रूठी रानी से रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बढ़ते हैं वो समझाऊंगा। ठीक है, फटाफट ले। अब आगे बात करते हैं। एक चीज यहां पर आपको क्लियर समझा देते हैं कि रूठी रानी से रिलेटेड बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। देखो, नंबर 1, अगर आपसे पूछ ले रूठी रानी का महल, दोबारा पूछे रूठी रानी महल, तीसरा पूछे रूठी रानी महल कटे है किया छे, चौथा आपसे पूछे रूठी रानी पुस्तक। ये चारों प्रश्न पेपर में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। एक रूठी रानी का महल जो तारागढ़ दुर्ग में है, बहुत फेमस है ये तारागढ़ दुर्ग, अजमेर वाला। तारागढ़ दुर्ग कौन सा वाला है? अजमेर वाला है। ओके, तारागढ़ दुर्ग अजमेर वाला। एक रूठी रानी का महल है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। एक रूठी रानी का महल है वो मेनाल गांव में, मेनाल गांव, जहां मेनाल का झरना फेमस है। ठीक है, और मेनाल गांव कहां पर है? चित्तौड़ जिले में आता है। कौन से जिले में आता है? चित्तौड़ जिले में आता है। एक रूठी रानी पुस्तक, ये बुक का नाम है, और इसका जो लेखक है, लेखक, और उनका नाम है केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी। कौन सी? ठीक है, रूठी रानी। ध्यान रखना, रूठी रानी पुस्तक के लेखक पूछे तो केसरी सिंह बारहट। रूठी रानी के नाम के राजस्थान में 3 महल है और तीनों महल सेम रानी के नहीं है, ध्यान रखना। केवल ये महल बहुत ज्यादा फेमस है, इसलिए ये ज्यादा पूछता है। ये बाकी पेपरों में पूछा जा चुका है, उदयपुर वाला बीएसटीसी के पेपर में पूछा जा चुका है, और अगला कोई कभी मेरे को पेपर सेटर बनाएंगे तो मैं दे दूंगा। तो आपको रूठी रानी के महल है और इससे रिलेटेड आपको ये 4 चीजें याद रखनी है। क्वेश्चन गलत नहीं करना है, अच्छे से करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। भाषाभूषण ग्रंथ लिखा गया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। भाषाभूषण ग्रंथ आते ही आपको उत्तर जोधपुर से रिलेटेड करना है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। भाषाभूषण ग्रंथ जो है लिखा गया है, भाषाभूषण ग्रंथ सवाई जय सिंह द्वारा, जसवंत सिंह द्वारा, मान सिंह प्रथम द्वारा और नरपति नाले द्वारा। तो आंसर जाता है ये जसवंत सिंह मारवाड़ के राजा थे, जसवंत सिंह प्रथम थे, इन्होंने जो है भाषाभूषण ग्रंथ लिखा था। बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये वही जसवंत सिंह है जिनके दरबारी कवि का नाम मुणोत नैणसी था। डन। और एक जसवंत सिंह सेकंड और होते हैं मारवाड़ के राजा। कौन होते? जसवंत सिंह सेकंड। वो जसवंत सिंह सेकंड वही है जिनकी मृत्यु होने पर उनके बेटे सरदार सिंह ने जोधपुर में जसवंत थड़ा बनाया था, जो राजस्थान का ताजमहल कहलाता है। डन है, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, गंगा रिसाला क्या है? गंगा रिसाला क्या है? एक नहर, गंगा सिंह जी का महाखाना, ऊंटों की सेना, गंगा सिंह जी का उपनाम। बहुत बढ़िया प्रश्न है। गंगा रिसाला है ऊंटों की सेना। क्या है? ऊंटों की सेना। ध्यान रखना, अंग्रेज गंगा सिंह जी, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी अंग्रेजों के खास थे। तो अंग्रेजों को युद्ध के समय सेना की आवश्यकता पड़ी। किसकी आवश्यकता पड़ी? सेना की। अब मारवाड़ रेगिस्तान में सेना की व्यवस्था करना भारी काम है।
लेकिन इन्होंने व्यवस्था की तो ऊंटों की सेना तैयार की अंग्रेजों की सहायता के लिए। तो ये ऊंटों की सेना गंगा सिंह जी ने तैयार की थी, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने तैयार की थी, ध्यान रखना। और गंगा सिंह जी ने तैयार की थी, ये ऊंटों की एक सेना थी जिनका एक नाम और पूछा जाता है, वो है केमल कोर, केमल कोर, या इनका नाम है गंगा रिसाला। तो ऊंटों की सेना को केमल कोर कहा गया है, उसी को गंगा रिसाला कहा जाता है, ये ध्यान रखना। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह जी ने तैयार की थी युद्ध के समय अंग्रेजों की सहायता के लिए। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध धर्मत का युद्ध कब हुआ था? प्रसिद्ध धर्मत का युद्ध कब हुआ था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। 1657 में, 1658 में, 1659 में और 1660 में। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 1658, 1659, ठीक है। धर्मत सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं, धर्मत आता है उज्जैन में। ये धर्मत का मैदान कहां पर है? उज्जैन एमपी में आता है साहब, उज्जैन एमपी में आता है, ये ध्यान रखना। और धर्मत का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1658 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, धर्मत का युद्ध 1658 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, एक दोराई का युद्ध होता है 1659 में, वो राजस्थान में हुआ था दोराई का युद्ध। और दोराई कहां पर आता है? अजमेर जिले में आता है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये धर्मत का युद्ध किस किस के बीच में हुआ, तो ये भी अपन बात कर लेते हैं। शाहजहां की मृत्यु 58 में हुई थी, शाहजहां के पुत्रों में ये धर्मत का युद्ध हुआ था। और धर्मत का युद्ध शाहजहां के पुत्रों में हुआ था, और उसमें था, एक तो था दारा सिको, कौन था? दारा सिको है, इनटू युद्ध किसके बीच में हो रहा है? औरंगजेब के बीच में हुआ, औरंगजेब के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में औरंगजेब जीता था, दारा सिको हार गया था, ठीक है। तो ये धर्मत का युद्ध हुआ था। इसी के एक साल बाद, ठीक है, 1659 में, ठीक है, 1659 में दोराई का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? दोराई का युद्ध हुआ था। और दोराई का युद्ध भी दोनों के बीच में होता है, और दोराई के युद्ध में भी औरंगजेब ही जीतता है, ध्यान रखना। उमेद भवन पैलेस राजस्थान में कहां पर है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जयपुर, कोटा, बीकानेर, बाड़मेर। जयपुर, कोटा, बीकानेर, बाड़मेर। तो उमेद भवन पैलेस पूछते ही आपको क्या करना है? इस ऑप्शन के आधार पे आपको कोटा करना है। लोग क्या करते हैं कि जोधपुर चले जाते हैं, लोग क्या करते हैं? जोधपुर चले जाते हैं। इसको सुने, देखो जोधपुर में जो महल है, जोधपुर में महल है, वो है उमेद पैलेस। क्या है? उमेद पैलेस। और पैलेस को ध्यान रखना भवन भी कहते हैं, इसलिए उमेद भवन भी आ जाए तो भी ध्यान रखना, उमेद भवन या पैलेस भी लिखा हुआ है तो भी उत्तर यही करना है, गलत नहीं करना है किसी भी सूरत में। अब मेरी बात ध्यान देना, हमें तो चार ऑप्शन में से उत्तर देना पड़ता है। अगर कोटा नहीं होता, ये प्रश्न होता, तो अपना उत्तर क्या चला जाता? जोधपुर। लेकिन इस जोधपुर वाले का एक नाम और है, इस जोधपुर वाले का एक नाम और है इसी पैलेस का, इसको बोला जाता है छित्तर पैलेस। क्या बोला जाता है? छित्तर पैलेस, जो आज की तारीख में हेरिटेज होटल के रूप में उपयोग लिया जाता है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना। जोधपुर में 1927 के आसपास अकाल पड़ा, मारवाड़ रियासत में जोरदार अकाल पड़ा। तो उस समय जोधपुर महाराजा उमेर सिंह राठौड़ थे, उन्होंने कहा ये छित्तर नाम की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी को अगर तुम्हें रोजगार चाहिए, लोगों को, पब्लिक को भूखे मर रहे थे, पैसा चाहिए, तो एक काम करो, ये जो पहाड़ी है ना, इसको तोड़ दो। तो पहाड़ी तोड़वाई नरेगा की तरह, पहाड़ी तोड़वाई तो मजदूरी दे दी उनको, खाने पीने की व्यवस्था हुई लोगों के अकाल के समय। फिर उनका भी एक काम करो, ये जो पत्थर तोड़ा ना, पहाड़ी को पत्थर तोड़ के निकाला, इससे एक महल बना दो यहीं पे और पैसा मिल जाएगा। तो लोगों ने वहां से महल बनवा दिया। तो वही महल जो छित्तर नाम की पहाड़ी को तोड़ के बनाया गया, इसीलिए इस उमेद, जोधपुर वाले उमेद पैलेस का नाम छित्तर पैलेस पड़ गया, ठीक है। और कोटा वाले उमेद पैलेस का नाम छित्तर पैलेस नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना। ऑप्शन में दोनों में से एक ऑप्शन होगा, और अच्छे से करना। एक चीज और बता रहा हूं, कोटा वाले उमेद भवन या उमेद पैलेस को छित्तर पैलेस नहीं बोलते, क्योंकि यहाँ पे छित्तर पहाड़ी का पत्थर यूज नहीं हुआ, केवल छित्तर पहाड़ी का पत्थर यहां पर यूज हुआ, इसीलिए इसी उमेद पैलेस को छित्तर पैलेस कहते हैं, ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट अगला है मानसिंह महल बने हुए, मानसिंह महल बने हुए हैं जालोर में, चित्तौड़ में, कोटा में, टोंक में।
इस प्रश्न के आधार पे मान सिंह का महल पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? तो जालोर के किले में बना हुआ है, चित्तौड़ किले में, कोटा में, टोंक में। तो आधे लोग तो मान सिंह जी है ना जयपुर वाला पढ़ के जाते हैं, ऑप्शन में बांट डालते हैं जयपुर तो आयो ही कोनी, बोनस मिलेगा। भैया बोनस तो किकोड़ा ही नहीं मिलेगा। आजकल बोनस का जमाना गया, आजकल तो गेलियां बनाते हैं अपने को, डायरेक्ट प्रश्न डिलीट करते हैं, और जैसे डिलीट करते हैं हमारी मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है, 1 नंबर से पास हो रहे डायरेक्ट नीचे ले आते हैं। बहुत खराब सिस्टम बना रखा है। इसीलिए सीएम बनना मेरा बहुत जरूरी हो रहा है, बहुत चेंजेस लाना है, लेकिन अब देखें कब बनेंगे ना। हाँ ओके, मान सिंह महल है जालोर, चित्तौड़, कोटा, टोंक। इस प्रश्न के आधार पे अपना आंसर चला जाएगा जालोर चला जाएगा। ध्यान रखना क्या चला जाएगा? जालोर चला जाएगा। क्वेश्चन गलत नहीं करना है। डन है पहली चीज। तो अगली चीज बात करते हैं अपन मान सिंह के लिए। अब प्रश्न क्या आता है, ध्यान से समझ लेना। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सारे प्रश्न एक साथ ला रहा हूं। मान सिंह महल आपसे पूछे, आंसर चला जाएगा जालोर दुर्ग। क्या चला जाएगा? जालोर दुर्ग चला जाएगा। एक आपसे पूछ लेगा कि मान सिंह महल, तो आंसर चला जाएगा आमेर के किले में। कहां पर है? आमेर दुर्ग में चला जाएगा। तो ये जालोर वाला तो ये मान सिंह राठौड़ है साहब। ये जो जालोर वाला महल है ना, ये जोधपुर के मान सिंह राठौड़ का महल है। ध्यान रखना, जोधपुर के शासक मान सिंह राठौड़ का महल है, ये ध्यान रखना। उनके भाई से झगड़ा हो गया था, भीम सिंह से युद्ध हुआ, उसमें ये चले गए जालोर, जाके रहने लगे। तो ये जोधपुर वाले मान सिंह का राठौड़ का जो है जालोर के किले में, वहां उनका महल है। और जो ये मान सिंह महल है आमेर के किले में, ये जयपुर वाले मान सिंह का महल है। जयपुर यानी आमेर के शासक का महल है, ये ध्यान रखना, गलत मत करना। एक और आता है मान महल। क्या आता है? मान महल। और वो मान महल पुष्कर में है साहब। कहां पर है? पुष्कर, जिला अजमेर। ये मान महल भी इन्हीं का ही है, जयपुर के साथ, यानी कि ये दोनों महल एक ही राजा के। ओके। और एक आपके आता है मान सिंह पुस्तक प्रकाश। क्या आता है? मान सिंह पुस्तक प्रकाश। ये जोधपुर के जो मान सिंह राठौड़ थे, ये पुराने ग्रंथ किताबें रखने का बड़ा शौक था इनको। समझ आ गया क्या? बड़ा शौक था। इसीलिए इन्होंने एक मेहरानगढ़ के किले में एक लाइब्रेरी बनाई, पुस्तकालय बनाया, जिसको नाम दिया गया मान सिंह पुस्तक प्रकाश। वो जोधपुर में है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। मान सिंह महल, मान सिंह का महल, मान महल, उसके बाद भी बिल्कुल समझ में नहीं आवे तो मचक मचक करते हुए घर आ जाना। ओके ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। उससे पहले एक क्वेश्चन और बचा है कि आपसे पूछ लेवे, रायका बाग पैलेस राजस्थान में बनवाया गया था, तो आंसर जाता है चांद कंवरी, सूरज कंवरी, जसवंत दे और घोड़ाधाय। तो रायका बाग पैलेस जसवंत दे ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जसवंत दे है ना, जसवंत सिंह की रानी थी। ओके नेक्स्ट, अगले प्रश्न पे आते हैं। घोड़ाधाय, जिनको मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहते हैं, उनकी छतरी बनी हुई है, मारवाड़ छतरी बनी है, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। घोड़ाधाय है ना, मारवाड़ में इनकी घोड़ाधाय की छतरी जो बनी हुई ना, घोड़ाधाय की, ठीक है, घोड़ाधाय की इनकी छतरी सबसे पहले तो ध्यान रखना मेहरानगढ़ के किले में बनी हुई है साहब। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है, दुर्ग में घोड़ाधाय की छतरी बनी हुई है। इसका निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह, तख्त सिंह, मान सिंह, जसवंत सिंह। इस प्रश्न के आधार पे आंसर चला जाएगा अजीत सिंह चला जाएगा, क्योंकि अजीत सिंह जब छोटे थे तो इनका लालन पालन घोड़ाधाय ने किया था, जिनको मारवाड़ की पन्नाधाय भी कहते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर मेवाड़ में पन्नाधाय थी चित्तौड़ के किले में, ठीक है, जिन्होंने उदय सिंह को बचाकर अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था। इन्होंने कोई बलिदान नहीं दिया, लेकिन लालन पालन किया तो तुलना कर दी गई, ठीक है। तो अजीत सिंह आंसर जाएगा, इन्होंने ही इनकी छतरी का निर्माण करवाया फिर अपनी धाय मां की याद में, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पाथल और पीथल ग्रंथ के रचयिता कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पाथल पीथल ग्रंथ के रचयिता कौन है? सीताराम लालस, दयालदास चारण, मणि मधुकर, कन्हैयालाल सेठिया। तो ये इस प्रश्न के आधार पे आंसर जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। ये बहुत बड़े राजस्थान के साहित्यकार थे, इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। तो ये जो कन्हैयालाल सेठिया है ना, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उसमें इन्होंने एक पाथल पीथल ग्रंथ की रचना की थी।
ये काव्य है, इसके ऊपर बहुत बड़ा गाना बना था, अरे गासरी रोटी बन मिलावड़ो ले भाग्यो, मैं आज लड़ू हूं। ठीक है, तो ये सारी चीज युद्ध महाराणा प्रताप से रिलेटेड ये बना है। अब एग्जाम में बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि आपसे पूछा था पाथल पीथल ग्रंथ के कविता जो बनाई थी वो किसने लिखी, लेखक कौन है, कन्हैयालाल सेठिया। लेकिन ये आता है इसमें, इसने पीथल शब्द, क्या है पीथल शब्द, ये क्या पूछेगा कि पीथल शब्द जो है, अरे सुना क्या ये पूछेगा इससे कि इन्होंने जो पीथल शब्द है वो किसके लिए यूज हुआ और पाथल शब्द किसके लिए यूज किया है। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखना, इन्होंने पाथल शब्द तो महाराणा प्रताप के लिए यूज लिया, किसके लिए यूज लिया, महाराणा प्रताप के लिए यूज लिया। और पीथल शब्द जो है वो यूज लिया था पृथ्वीराज राठौड़ के लिए यूज लिया, पृथ्वीराज राठौड़ के यूज लिया था। ये पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर वाले थे और ये अकबर के खास हो गए थे और अकबर ने इनको गागरोन की जागीर दी थी। कौन सी जागीर दी थी, गागरोन का किला दिया था अकबर ने इनको, और गागरोन में ही इन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी। कौन सी ग्रंथ की रचना की, वेली कृष्ण रुक्मणी, वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी। किसने की थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने। इनको अकबर प्रभावित था, गागरोन की जागीर दे रखी थी। ये अकबर के साइड में थे लेकिन महाराणा प्रताप के बड़े फैन थे। तो अकबर ने जब इनको बोला कि तू बार बार महाराणा प्रताप की बड़ी बड़ी बातें करता है, तेरे को पता नहीं था ये लेटर आया जो महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार कर ली मेरी बहुत जल्दी जो है महाराणा प्रताप। तो इसने कहा मैं विश्वास ही नहीं कर सकता, फर्जी लेटर बना के लाए। तो उसमें रिलेटेड एक कविता लिखी गई है, उसमें पाथल शब्द एग्जाम में आता है, पाथल शब्द किसके लिए यूज हुआ, तो महाराणा प्रताप के लिए, और पीथल शब्द किसके लिए यूज हुआ, पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। उसके बाद भी गलत करो तो मचक मचक करके आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो फुर्ती रखा करें स्क्रीनशॉट के लिए। अब मैं टाइम नहीं दूंगा, मेरे को क्लास में थोड़ा सा समय लग जाता है समझाने में, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है ना, इसलिए। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत बार बार पूछा जाता है। राजस्थान का गजेटियर किसे कहा जाता है, एकलिंग महात्म्य, पद्मावत, मुणोत निर्सिरी ख्यात, मारवाड़ा परगनारी विगत। तो ध्यान रखना, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, एकलिंग महात्म्य ग्रंथ लिखा था महाराणा कुंभा से रिलेटेड, कुंभा के समय की लिखा गया था, है ना। पद्मावत ग्रंथ लिखा था 1540 में और वो लिखा था मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, डन, मलिक मोहम्मद जायसी ने। अब रही बात मुणोत निर्सिरी ख्यात और मारवाड़ा परगनारी विगत, ये दोनों ग्रंथ लिखा था मुणोत नेणसी ने। मुणोत नेणसी द्वारा ये दोनों ग्रंथ लिखे गए थे। क्या मेरी बात समझ में क्या, ठीक है। अब इस प्रश्न के आधार पे आंसर जो जाएगा वो जाएगा मारवाड़ा परगनारी विगत। ठीक है, इसी को मारवाड़ का गजेटियर कहा जाता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि इस किताब के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर, इस बुक के अंदर मारवाड़ का पूरा शानदार जानकारी, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, सब कुछ मारवाड़ के एक एक परगने, एक एक जिले, एक एक गांव की जानकारी आपको इसमें मिलेगी। तो ये मारवाड़ा परगनारी विगत को क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाकी ये दोनों ग्रंथ, दो ही ग्रंथ लिखे थे मुणोत नेणसी ने, ये अपने को ध्यान रखना है। और मुणोत नेणसी के लिए दो प्रश्न आते हैं। पहला तो ये जसवंत सिंह जी के दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह जी मारवाड़ के राजा थे, के दरबारी कवि थे साहब, दरबारी कवि थे। कौन थे, मुणोत नेणसी। और दूसरा इनका प्रश्न आता है, इनको राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है, राजपुताने का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना, गलत नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना, बाकी करते रहना आप अपने हिसाब से। ओके, अगले प्रश्न की बात करें। विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा गया है, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा गया है। ठीक है, भिगोद भीलवाड़ा में, सिटी पैलेस जयपुर में, खेतड़ी झुन्नू में, गणेश्वर सीकर में। सबसे पहले तो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है, आंसर जाएगा सिटी पैलेस जयपुर में। अब मैं सिर्फ समझा रहा हूं या लिखाऊंगा नहीं। देखो, जयपुर के राजा थे सवाई माधो सिंह सेकंड।
सवाई माधो सिंह सेकंड, उनको लंदन बुलाया गया अंग्रेजों द्वारा, उनके कोई प्रोग्राम फंक्शन रहा है, उसमें ये गए साहब। तो यहाँ भारत से लंदन गए तो वहां पे रास्ते में प्यास लगेगी तो पानी कहां से लाए, तो इन्होंने चांदी के बहुत बड़े बर्तन बनाए लोटे जैसे, और उसका एक एक लोटे का वजन ही 100 किलो से ज्यादा है, चांदी 100 किलो से ज्यादा है। ऐसे 2 बड़े बड़े बर्तन पात्र लोटे की आकृति के बनवाए, उसमें गंगा जल भर के अपने साथ ले गए, लंदन गए, पीते गए, आए तब भी पीते आए, अब आए तो लोटे खाली हो गए, फेंक नहीं सकते क्योंकि चांदी है, प्लास्टिक की बोतल थोड़ी है क्या। तो वो चांदी के बड़े बड़े लोटे आज की तारीख में वो सिटी पैलेस में रखे हुए हैं, ये वही सवाई माधो सिंह जो लंदन जाते समय ले गए थे। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया था? सवाई ईश्वरी सिंह ने, सवाई जय सिंह ने, सवाई माधो सिंह ने, महाराजा राम सिंह ने। इस प्रश्न के आधार पर ध्यान रखना, ईसर लाट का निर्माण करवाया था सवाई ईश्वरी सिंह ने। क्यों करवाया वो मेरी बात ध्यान से समझ लेना। एक युद्ध हुआ उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर के, कौन सा? उत्तराधिकार संघर्ष को लेकर के एक युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम है राजमहल का युद्ध। कौन सा युद्ध है? राजमहल का युद्ध। राजमहल का युद्ध। ये राजमहल एक जगह का नाम है जो टोंक जिले में आता है। कहां पर आता है? टोंक जिले में आता है। युद्ध हुआ था 1747 ईस्वी में हुआ था। सवाई जय सिंह द्वितीय के 2 बेटों में युद्ध हुआ। एक बेटा ईश्वरी सिंह बड़ा बेटा ये, सवाई माधो सिंह छोटा बेटा ये, दोनों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ। उसमें सवाई ईश्वरी सिंह जीते, और जीत कौन सा युद्ध जीते? राजमहल टोंक का युद्ध जीते थे। और सवाई ईश्वरी सिंह ने ही फिर जो है जीत की खुशी में त्रिपोलिया बाजार जयपुर में ईसर लाट का निर्माण करवाया, और यही ईसर लाट जीके में सरगासुली के नाम से भी जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? सरगासुली के नाम से भी जानी जाती है। प्रश्न गलत नहीं करना है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हवा महल का निर्माण कब किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न आता है। हवा महल का निर्माण कब किया गया? हवा महल का निर्माण कब किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1889, 1699 में, 1599 में और 1799 में। हवा महल का निर्माण है 1799 में किया गया था, ठीक है। और इसके निर्माण के लिए सिर्फ अभी फिलहाल ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। इसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह। ये कछवा वंश के शासक थे, इन्होंने जो है हवा महल का निर्माण करवाया था। हवा महल की डिटेल में आगे पूरी बाद में पढ़ाएंगे आपको। वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना किसने की थी? अभी हमने जस्ट पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। वेली महाराजा राय सिंह, दूरसाड़ा, बिट्टू सूजा और पृथ्वीराज राठौड़। तो आंसर जाता है पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचना की थी। ओके, क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। बीकानेर एक दिग्दर्शिका पुस्तक किसके द्वारा तैयार की गई थी? इसकी मैं बहुत बढ़िया कहानी बोल के अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। बीकानेर एक दिग्दर्शन जो है, ये पैम्पलेट था, बुक थी, जो भी आप समझे, किसने निकाली थी? चंदनमल बहड़, स्वामी गोपाल दास, देवी बख्श और केसरी सिंह बारट। इस प्रश्न के आधार पर आंसर जाता है चंदनमल बहड़ ने। अब मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। देखो, अंग्रेजों का गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, और राजस्थान में गोलमेज सम्मेलन में जाने वाले शासक थे वो बीकानेर के गंगा सिंह जी का नाम बहुत ज्यादा आता है। गंगा सिंह जी गोलमेज सम्मेलन हुए थे, ध्यान समझ लेना। लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, 1931, 1932। अब गंगा सिंह जी 30 वाले में जाके आ चुके थे, 31 वाले में जाके आ चुके थे, अब गए थे 32 में। अब 32 में जब अटेंड करने गए तो पीछे से, क्योंकि गंगा सिंह जी के बड़े अत्याचार थे, अंग्रेजों के खास थे, तो बीकानेर रियासत में गंगा सिंह जी के अत्याचार ज्यादा थे, तो सब लोग परेशान थे। तो गंगा सिंह जी तीसरे गोलमेज सम्मेलन को अटेंड करने गए साहब। अब अटेंड करने गए तो वहां चक्कर क्या पड़ा? अटेंड करने गए तो चक्कर क्या पड़ा? पीछे से चंदनमल बहड़ जो जन जागृति का काम कर रहा था, उनके साथ में स्वामी गोपाल दास भी थे, है ना। ये जो जन जागृति का काम करते, इन्होंने गंगा सिंह जी के द्वारा और बीकानेर रियासत में हो रहे अत्याचारों का एक बुकलेट पैम्पलेट छपवाया और पूरे बीकानेर रियासत में बंटवा दिया। क्यों? गंगा सिंह जी तो वहां है ही नहीं, ऑब्जेक्शन कौन करेगा। और गंगा सिंह जी लंदन गए तो वहां भी पता नहीं किसी के साथ में वहां भी भिजवा दिए। तो लंदन में भी जहां गोलमेज सम्मेलन था, वहां गंगा सिंह जी अत्याचारों के डिटेल लोग पढ़ रहे हैं, और यहां भी पढ़ रहे हैं।
तो गंगा सिंह जी वहां से बीमारी का बहाना, तबियत खराब हो गई साहब, मेरी तबियत सही नहीं, मैं तो गांव भिलवाड़ा जा रही हूँ, सॉरी बीकानेर जा रही हूँ, भिलवाड़ा नहीं ठीक है, मैं भिलवाड़ा को इसलिए कहने आ गई। तो कहा जा रहा हूँ, मैं तो बीकानेर जा रहा हूँ, वहां से आगे आपने तुरंत एक्शन लिया। बीकानेर एक दिग्दर्शी का जो निकाला, किसमें पता होता क्या, चंदन महल का पता किया, तो चंदन महल बेड़ को फिर मारपीट करके बीकानेर से निकाल दिया। तो ये पूछा जाता है चंदन महल बेड़ ने क्यों निकाला, क्योंकि उनके अत्याचारों का उल्लेख था। तो ये 1932 में गंगा सिंह जी गए तो थे, लेकिन उसको अटेंड नहीं कर पाए, वापस आ गए। क्या मेरी बात समझ गए क्या, ये अपने को ध्यान रखना। अब है अगला क्वेश्चन है, जय सिंह ठीक है, चरित्र ग्रंथ की रचना किसने की? बिहारी, मिर्जा राजा जय सिंह, राम कवि और पुंडरीक विठल। इस प्रश्न के आधार पे आंसर जाएगा राम कवि। ये राम कवि ना मिर्जा राजा जय सिंह का विद्वान था साहब। मिर्जा राजा जय सिंह का क्या था, ये विद्वान था राम कवि, और ये राम कवि ने ही मिर्जा राजा जय सिंह से रिलेटेड जय सिंह चरित्र ग्रंथ की रचना की थी। ओके, गलत नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जीज मोहम्मद शाही व जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ किसने लिखा था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। जीज मोहम्मद शाही और जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ किसने लिखा था? ध्यान रखना, जयसिंह कारिका याद कर लो और जीज मोहम्मद शाही याद कर लो। तो मिर्जा राजा जयसिंह, पुंडरीक विठल, पुंडरीक रत्नाकर, सवाई जयसिंह। इस प्रश्न के आधार पे जाएगा सवाई जयसिंह, आंसर चला जाएगा। ठीक है। बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह की कछवाई रानी का नाम क्या था? बूंदी के शासक, अगला क्वेश्चन है, बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाड़ा जो थे, इनकी कछवाई रानी का नाम क्या था? अमर कंवरी, सलह कंवर, आनंद कंवरी, राज रानी। आंसर दे सकते हैं, बाकी तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, बाकी आंसर जाएगा अमर कंवरी। समझा देता हूं ये हाईलाइट क्यों हुए। जयपुर के राजा थे सवाई जय सिंह। कौन थे? ये जयपुर के राजा थे। क्या समझेगा? सवाई जय सिंह जो है वो जयपुर के राजा थे साहब। इनकी बहन का नाम था अमर कंवरी। ये इनकी अमर कंवरी कौन थी? बहन थी साहब, बहन। इनकी शादी बुद्ध सिंह हाड़ा से करवाई, लेकिन कोई संतान नहीं हुई। काफी समय से संतान नहीं हुई, तो सवाई जय सिंह की एक बेटी थी कृष्णा, उसकी शादी भी इन्होंने बूंदी में करवा रखी थी। तो अपने बूंदी के दामाद को, ठीक है ना, जो इनका दामाद था वो अपनी बहन के पति से, बुद्ध सिंह से बात करके उसको बूंदी का उत्तराधिकारी घोषित करवा दिया। अब क्या हुआ कि इनके बाद में संतान हो गई, तो इन्होंने कहा साहब मेरा बेटा राजा बनेगा। जय सिंह जी का नहीं, मेरा जवाई रहेगा। ऐसे करके दोनों भाई बहन में, इनमें और इनमें झगड़ा हो गया। तब अमर कंवरी ने मराठों को बुलाया और उनका नाम था मल्हारराव होलकर को कहा जितना धन चाहिए ले लेना, और मैं तेरे को भाई मानती हूं, ठीक है, यहां पर आओ बूंदी में और इनकी शादी करो। किनकी? सवाई जय सिंह की। क्या मेरी बात समझ गई क्या? उसके बाद मराठों की एंट्री हुई, इसलिए राजस्थान में सबसे पहले मराठे कौन सी रियासत में आए थे? बूंदी में। ये ध्यान रखना, प्रश्न आता है। ओके, ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। जयपुर में मोती डूंगरी पर महल बने हुए हैं, महलों का निर्माण किसने करवाया था? मोती डूंगरी के महल। सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई प्रताप सिंह, महाराजा राम सिंह। तो जयपुर में जो मोती डूंगरी के महल हैं, मोती डूंगरी के महल, उनका अच्छा प्रश्न बनता है। मोती डूंगरी के गणेश जी भी फेमस है जयपुर में। मोती डूंगरी के महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मोती डूंगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया? सवाई माधो सिंह प्रथम ने। ध्यान रखना। अब मेरे को थोड़ा कुछ और दिमाग में चल रहा है। मोती मंगरी आ जाए एग्जाम में, डूंगरी को एग्जामिनर खा जाए, जैसे मेरे जैसे एग्जामिनर डूंगरी को चाय में मिला के पी गया, अब बची कौन सी? मंगरी। तो मोती मंगरी आवे तो उदयपुर करना है। मोती मंगरी उदयपुर। क्या मेरी बात समझ गई? और मोती डूंगरी आवे तो जयपुर। उसके बाद भी आपके कई समझ में ना आवे तो फिर एक ही ऑप्शन करना है। 4 के अलावा 5वां ऑप्शन आ रहा है मचक मचक करने वाला, उसमें घोड़ा करके आ जाना। राजस्थान के कबीर किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। संत रैदास को, संत बिहारी को, संत दादू दयाल जी को, संत माओ जी को। ठीक है, तो आंसर जाता है राजस्थान के कबीर संत दादू दयाल को कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, गलत मत करना। ठीक है, नेक्स्ट। जयसिंह सूरी लेखक थे। जयसिंह सूरी लेखक थे। जयसिंह सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। जयसिंह सूरी ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? ठीक है, हमीर मदमर्दन, हमीर हट्ट, हमीर महाकाव्य, हमीर रासो। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। जयसिंह सूरी का ग्रंथ है हमीर
मद मर्दन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हमीर मद मर्दन जयसिंह सूरी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, गलत नहीं करना है। हमीर महाकाव्य का लेखक पूछे आपसे तो आंसर जाता है नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। ओके, हमीर रासो ग्रंथ का रचयिता था जोधराज। हो गया। हमीर हट का लेखक था चंद्रशेखर। हमीर हट का रचयिता कौन था? चंद्रशेखर। तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्वेश्चन गलत नहीं करना। और हमीर मद मर्दन जयसिंह सूरी का ग्रंथ है। ये सारे ग्रंथ हमीरदेव चौहान से रिलेटेड जानकारी देते हैं। नाडोल की चौहान शाखा की स्थापना की थी। नाडोल की चौहान शाखा, राजस्थान में चौहानों की अलग अलग शाखाएं थी, उनमें नाडोल के चौहानों का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल, वीरमदेव, लक्ष्मण चौहान, कानड़देव चौहान। ठीक है, नाडोल पाली जिले में आता है। सबसे पहले तो मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, नाडोल कौन सी जिले में आता है? पाली जिले में आता है। प्रश्न गलत नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज तो ये है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके संस्थापक थे लक्ष्मण चौहान। लक्ष्मण सिंह चौहान नाडोल की शाखा के संस्थापक थे। आप चाहोगे तो मैं आपको सारे चौहानों के संस्थापक लिखा सकता हूं अभी यहां पर। ये अगर हो गया हो तो मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर क्लियर करवा देते हैं आपको। देखो, राजस्थान में जो चौहान वंश पढ़ते हो आप लोग, उनमें अलग अलग जगह के अलग अलग चौहान पूछे जाते हैं। जैसे आपको, ठीक है, अजमेर सांबर के चौहान, अजमेर सांबर के चौहान। दूसरा आता है आपके नाडोल के चौहान, नाडोल के चौहान। तीसरा आता है हाड़ौती के चौहान, हाड़ौती के चौहान। चौथा आता है आपके सिरोही के चौहान। पांचवा आता है जालोर के चौहान। छठा आता है आपके रणथंभौर के चौहान। एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न बनता है, ध्यान रखना। अब प्रश्न कैसे बनेगा? अजमेर सांबर के चौहानों का संस्थापक है वासुदेव चौहान। नाडोल के चौहानों का संस्थापक है लक्ष्मण सिंह चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान। हाड़ौती के चौहानों का संस्थापक है देव सिंह या देवी सिंह हाड़ा चौहान। सिरोही के चौहानों का संस्थापक है लुम्बा चौहान। जालोर के चौहानों का संस्थापक है कीर्तिपाल चौहान, जिसको कित्तू चौहान भी कहते हैं। और रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक है पृथ्वीराज चौहान का तृतीय का बेटा था गोविंद राज, गोविंद राज। ये इन चौहानों की शाखाओं के ये संस्थापक है। अब सिरोही के चौहानों में पूछता है, सिरोही में कौन से चौहान थे? तो देवड़ा चौहान। ये प्रश्न एग्जाम में आता है। ठीक है, जालोर में कौन से चौहान थे? तो ये प्रश्न आता है सोनगरा चौहान। कौन से चौहान आते हैं? सोनगरा चौहान आते हैं। ओके, आशा करता हूं ढंग से समझ में आ गया होगा। और अगर अच्छा लगा हो तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आप अच्छे से नोट्स वोट्स बना रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, बढ़िया तैयारी कर रहे हो, तो अच्छे से तैयारी करें। और मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरी क्लासें जो पढ़ने वाले और सिंसियर स्टूडेंट है वो ही देखें। ठीक है, बाकी तो ये मेरी मेहनत और आपकी मेहनत बेकार जाएगी। साफ और स्पष्ट भाषा में कहता हूं, आप नाराज होगे तो भी हो जाना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैं सर हूं। ठीक है, ध्यान रखना। और इसीलिए आपको सही चीज बताऊंगा, गलत नहीं बताऊंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो सीरियसली तो ही आनंद लेके पढ़ा करो। बाकी तो क्या है, समय गुजारना है। 27, 27, 28 साल के हो गए अपन, कोई 25 साल का हो गया, कोई 30 साल के हो गए। एग्जाम सरकार 40 साल तक दिला रही है, इसलिए मस्त रहना। अगर ढंग से तैयारी नहीं करोगे 40 साल तक उम्र तक देते रहेंगे। ओके, और आने वाले टाइम में मैं सीएम बन गया तो मैं 40 साल से उम्र बढ़ा करके 60 साल कर दूंगा, ताकि जिंदगी भर 60 साल तक आप पेपर देते रहो। हमारे सरकार के भी कमाई हो जाएगी, हम भी मस्त रहेंगे, और आप भी 40 साल तक इस आशा के साथ जिंदा रहोगे कि साहब हम सिलेक्शन निकालेंगे। और 60 साल की उम्र में आपकी नौकरी लगेगी तो मैं आपको दो साल बाद डायरेक्ट वापस रिटायरमेंट करके पेंशन देकर घर बिठा दूंगा। जाओ मस्त रहो, तथास्तु। ओके, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मैं तो कह रहा हूं कि उम्र की जो है एग्जाम की 40 साल से 60 साल करते हो ना सरकार, तो भी आप सीरियस नहीं माना रहे जाना। तो आगे बात करते हैं, बिसल देव रास्तव पुस्तक के लेखक कौन है?
नरपति नाल है, सूर्यमल मिश्रण, दलपति विजय, कोई नहीं। तो बीसलदेव रासो की पुस्तक के रचयिता नरपति नाल है, ध्यान रखना। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। बूंदी का तारागढ़ दुर्ग का निर्माण जो हुआ था, वो तारागढ़ दुर्ग निर्माण कब हुआ था? तो 1354 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना। बूंदी का तारागढ़ दुर्ग 1354 में बनवाया गया था और बर सिंह हाड़ा द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन गलत नहीं करना है, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे, वो किसके समकालीन आए थे और किसके साथ आए थे? दो प्रश्न आपको बता रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान में आए थे विग्रहराज चतुर्थ के समय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय, अर्णोराज के समय और गोविंदराज चौहान के समय। क्योंकि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना, भारत में मोहम्मद घोरी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? मोहम्मद घोरी के साथ में आए थे। तो मोहम्मद घोरी का समय राजस्थान में अपने यहाँ पर अजमेर सांबर के चौहानों में कौन से राजा थे? तो ये हमें ध्यान रखना है। तो राइट आंसर जाएगा पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समकालीन थे और आए किसके साथ में? मोहम्मद घोरी के साथ में आए थे। प्रश्न गलत नहीं करना है। ओके, अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? ठीक है, सागरमल गोपा प्रश्न पूछा है। ऐसे व्यक्तियों का बहुत सम्मान करना चाहिए जो राजस्थान में और भारत में जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। ठीक है, तो सागरमल गोपा कहाँ के निवासी थे? आंसर जाता है जैसलमेर के। इनको जेल में यातनाएं देकर के मार दिया गया था और सागरमल गोपा की इनकी पुस्तकें एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? पुस्तकें पूछी जाती है। इनकी 3 किताबें हैं, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। और 3 किताबें कौन है? एक तो है आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने इनकी पुस्तक है। दूसरा है इनका जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज। ये जैसलमेर में जन जागृति के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। ओके, और तीसरा आता है रघुनाथ सिंह का मुकदमा, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये 3 किताबें इनकी रट के चले जाना, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अगले प्रश्न पे आते हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं बचे हैं, अच्छे से तैयारी करें, जहां भी डाउट लगे पूछें। जयानक विद्यापति कवि किस शासक के दरबार में थे? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। ये जयानक जो है किसके दरबार में कवि थे? जयानक विद्यापति गौड़, पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। सवाई जय सिंह, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वीराज तृतीय के बहुत बड़े विद्वान थे, तो ये आंसर जाता है मोस्ट इंपोर्टेंट। और विग्रहराज जो चतुर्थ था, इसका एक दरबारी कवि बहुत पूछा जाता है, सोमदेव था। कौन था? सोमदेव। और सोमदेव ने ग्रंथ लिखा था ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज ग्रंथ लिखा था, ये ध्यान रखना। बाटी शासक जैसल, यानी जैसलमेर के संस्थापक जो है बाटी शासक जैसल द्वारा जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? और जैसलमेर दुर्ग जो है पीले बलुआ पत्थरों से निर्मित है। 1255, 1154, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी। इस प्रश्न के आधार पे आप कमेंट बॉक्स में डालें। सबसे पहले तो इस प्रश्न के आधार पे राइट आंसर जाएगा 12वीं शताब्दी। क्या जाएगा? 12वीं शताब्दी। क्यों जाएगा? क्योंकि जैसलमेर का निर्माण 1155 ईस्वी में कराया गया था। और 4 ऑप्शन में 1155 है नहीं, 1255 है, 11वीं शताब्दी और 1154 है, जबकि निर्माण 55। तो 55 कौन सी शताब्दी होगी? 12वीं। अगर किसी को डाउट है शताब्दी का, तो 1100 में एक साल में 100 साल में एक शताब्दी होती है। तो 1100 साल तो हो चुके हैं, तो 11 शताब्दी हो चुकी, 55 साल ये 12वीं शताब्दी के निकल चुके, इसीलिए 1155 को हम क्या बोलेंगे? 12वीं शताब्दी बोलेंगे। गलत नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाओ। वह शासक जिसने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था, कौन सा ऐसा शासक था जिसने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर प्रतिबंध लगाया था? पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था। ओके, हमीर देव चौहान, विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज तृतीय, कोई नहीं। इस प्रश्न के आधार पे विग्रहराज चतुर्थ ने प्रतिबंध लगाया था। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, पृथ्वीराज चौहान का इनका काल एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। इनका काल
राजस्थान में बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। राजस्थान में चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। किसका स्वर्णकाल? चौहानों का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, एग्जाम में मचक मचक मत करना। चौहानों का स्वर्णकाल, ठीक है, अच्छा प्रश्न बनता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कब लिखवाई गई थी? मैंने आगे के प्रश्न में कुछ सन लिखे थे। 1460 में, ठीक है, 1488 में, 1439 में, 1559 में। तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ के किले में लिखाई गई थी 1460 ईस्वी, इसका टाइम है, गलत मत करना है। और यही कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, जब मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करो, मेरी यूट्यूब पे बहुत खतरनाक क्लास है, उस क्लास में मैंने समझाया था कीर्ति स्तंभ ही विजय स्तंभ है, ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किसने की थी? रट के चले जाओ भैया, याद करके चले जाओ, चाहे रट के चले जाओ, चाहे दूध में घरोड़ के जाओ, चाहे बादाम खा के जाओ, कैसे भी करो। स्कूल ऑफ आर्ट्स को हम यहां पर बोलेंगे कला विद्यालय। क्या बोलेंगे? कला विद्यालय बोलेंगे। ठीक है, स्कूल ऑफ आर्ट्स यानी कि कला विद्यालय हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, स्कूल ऑफ आर्ट्स जो है कला विद्यालय अपने को बोलेंगे, ध्यान रखना। अगला है सवाई मान सिंह, सवाई राम सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह। तो ये आंसर जाता है सवाई राम सिंह जाता है। राम सिंह भी 2-3 थे, वहां अगर राम सिंह प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आ जाए तो आपको द्वितीय करना है। राम सिंह क्या करना है? द्वितीय करना है, किसी भी सूरत में आपको गलत नहीं करना है इस चीज को। ठीक है, तो ये प्रश्न अच्छे से ढंग से करके आए। डन है, तो सवाई राम सिंह द्वितीय। स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा या किस शासक द्वारा की गई थी? अच्छा प्रश्न बनता है। अब अगला है, अच्छा इसका ही और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं आपको। भविष्य में इसी का नाम चेंज कर दिया गया था, इसको बोला गया मदरसा ए हुनरी। मदरसा ए हुनरी इसी का नाम रखा गया था। तो एग्जाम में आ जावे कि मदरसा ए हुनरी किसने बनवाई, तो भी उत्तर आपका यही जाएगा। मदरसा ए हुनरी किसका दूसरा नाम है? तो स्कूल ऑफ आर्ट्स का। कहां पर है? तो जयपुर में है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये कहां पर है? जयपुर में है। तो ये भी प्रश्न गलत नहीं करना है। कितने 3 प्रश्न क्लियर हो रहे हैं एक प्रश्न के साथ में। हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी किसके दरबार में था? जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी किसके दरबार में था? मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में, सवाई जय सिंह के दरबार में, राजा मान सिंह के या जेता सिंह के दरबार में? इस प्रश्न के आधार पे आंसर जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। और आपको मैं बता देता हूं, ये मिर्जा राजा जय सिंह कवि बिहारी को प्रत्येक रचना पर एक सोने की असरफी देता था। असरफी देता था। ये 2nd ग्रेड टीचर के हिंदी सब्जेक्ट के पेपर में प्रश्न आ चुका है। तो सोने की असरफी यानी सिक्का देता था प्रत्येक रचना पर। वो भी रचना किसके बारे में लिखनी? इनके बारे में, और अच्छी लिखनी। गलत लिखी तो गर्दन कच, ये ध्यान रखना। सोने की असरफी कोई मजाक थोड़ी है क्या? ऐसी थोड़ी देंगे, बढ़िया लिखेगा, बड़ा चढ़ेगा। आज अगर मेरे को आप बोलो व्यवहार मारना, ये वो सारी चीज बड़ा चढ़ा के बोलोगे साहब ये, तो मैं भी बड़ा खुश होऊंगा। तो मैं भी एक चेन नहीं, पहले अंगूठी खोल के साइड में रख लेता हूँ, है ना। ठीक है, जेब में डाल देते हैं। तो उस स्थिति में जो है, अब मैं कुछ नहीं दूंगा, आप मेरी बढ़ाई चढ़ाई करोगे तो भी कुछ नहीं मिलना आपको, है ना। तो ये इनको सोने की असरफी दी जाती थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल का निर्माण 19वीं शताब्दी में किस राजा के समय करवाया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रिंस अल्बर्ट के आगमन के समय। तो जयपुर में अल्बर्ट हॉल का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? आंसर जाएगा कोई नहीं। आंसर जाएगा कोई नहीं। आधे लोग सोच रहे होंगे सवाई राम सिंह ने कराया था, तो भैया ये सवाई राम सिंह फर्स्ट लिखा हुआ है, जबकि इसका निर्माण जो है वो करवाया था सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाया था। मैंने आपको समझाने के लिए कोई नहीं आंसर डाला यहाँ पे, सवाई राम सिंह सेकंड ने। तो यहाँ पे सवाई राम सिंह फर्स्ट आया। 90% लोग इस प्रश्न को बिना पढ़े सवाई राम सिंह करेंगे, फिर बाद में पता लगे हैं ये तो राम सिंह फर्स्ट था। फर्स्ट तो मैं कभी पढ़ियो ही को नहीं, अब नहीं पढ़ियो तो छीजो। क्या करना है? छीजना है, वहां पे तड़ाया भरनी आंखों में, लेकिन आंसू नीचे नहीं गिरना चाहिए। बाय द वे आपसे कोई पूछ लेगा वो पेपर कशान भी हो, तो फिर आपने भारा मेल मेल के रोना है, हमारे पेपर में समय नहीं मिलियो, सब कुछ हो गया,
है ना। तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज पकड़ के घोड़ा करना। जैसे मेरे को कल के पेपर में एक लैंग्वेज गलत हो गई थी, श्रृंगार चौकी पढ़ाना था और मैं श्रृंगार चौरी समझा करके एक्सप्लेन कर रहा था। मैंने भी अपनी गलती मानी, ठीक है, लेकिन मैं भारा मार मार के तलाया नहीं करूंगा ऐसे, है ना। मैंने आपको समझा दिया, ओके ठीक है। नेक्स्ट, एक थंबिया महल अगर आपसे पूछे तो आंसर जाता है, एक थंबिया महल कहां पर जाता है, डूंगरपुर में जाता है। और एक थंबा महल पूछे तो जोधपुर आंसर जाता है। तो इसमें कंफ्यूजन है, एक सोर्स डालूंगा मैं, अभी तो डूंगरपुर करना है, सोर्स में एक थंबा महल और एक थंबिया महल में एक्सप्लेन कर दूंगा, ओके। तो यहां तक तो अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए, आवे तो कीजिए और नहीं आवे तो एक छोटी सी भाषा में मचक मचक कीजिए। चित्र पैलेस कहाँ है, सुनेरी कोठी कहाँ है, मान महल कहाँ पे, सामूद के महल कहाँ है और जालिम सिंह की हवेली कहाँ पे। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो चित्र पैलेस अगर आपसे पूछे तो आंसर चला जाएगा जोधपुर। चित्र पैलेस आपसे क्या पूछे, आंसर चला जाएगा जोधपुर में, जिसको उमेद पैलेस भी कहते हैं। इसी को जोधपुर में क्या बोलते हैं, उमेद पैलेस भी कहते हैं, ध्यान रखना। अच्छा प्रश्न बनता है, डन। नेक्स्ट, उसके बाद हम बात करते हैं सुनहरी कोठी कहाँ है, तो सुनहरी कोठी टोंक में है। सुनहरी कोठी कहाँ पर है, टोंक में, ये ध्यान रखना। सुनहरी कोठी कहाँ पर है, टोंक में। मान महल राजस्थान में कहां पर है, तो मान महल आंसर जाएगा पुष्कर, टोंक, चौमू हो गया। इसको एक मिनट छोड़े, मान महल राजस्थान पुष्कर है, पुष्कर है साहब, बिल्कुल। तो मान महल पुष्कर में है, ओके ठीक है। सामोद के महल कहां पर है, चौमू में। सामोद के महल कहां पर है, चौमू जयपुर में आता है, ओके। जालिम सिंह की हवेली राजस्थान में, लास्ट क्या ऑप्शन बचा, तो आंसर जाएगा कोटा। जालिम सिंह की हवेली कहां जाएगा, कोटा। कंफ्यूज मत होना, जो है वो आपके सामने है, अच्छे से गोला करके आना, ठीक है। तो ये किसी भी सूरत में गलत नहीं करना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अमर सिंह राठौड़ की छतरी राजस्थान में कहां पर है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, बहुत कुछ डाउट क्लियर करने वाला हूं आपको यहाँ पे। हर जगह का जो डाउट होगा वो क्लियर करेंगे आपका, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी राजस्थान में है, आहड़ में, बीकानेर में, जोधपुर में, नागौर में, ठीक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। अमर सिंह राठौड़ की जो छतरी है, ठीक है ना, आंसर जाएगा नागौर में। और नागौर में अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की छतरी है, 16 खंभों की। और ये अमर सिंह राठौड़ है ना, वो जोधपुर वाले हैं। कहां के वाले हैं, जोधपुर वाले। एक डाउट तो ये क्लियर करना। अब दूसरा, हमारे राजस्थान में आहड़ की छतरियां हैं। आहड़ की छतरियां हैं, पिछली क्लास में मैंने आपको क्लियर किया था। आहड़ की छतरियां आहड़ उदयपुर जिले में आती है। कहां पर आती है, उदयपुर जिले में। इन्हीं आहड़ की छतरियों को हम बोलते हैं महासतियों की छतरियां। क्या बोलते हैं इनको, महासतियों की छतरियां है, इन्हीं को बोला जाता है। और ये कहां पर है, आहड़ में। इन्हीं को क्या बोला जाता है, महासतियों की छतरियां। कहां पर है ये, आहड़ में। आहड़ जिला उदयपुर लगता है, ओके। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो आहड़ की छतरियां है ना, इनमें सबसे पहले वो अमर सिंह की छतरी है। किसकी छतरी है, अमर सिंह की छतरी। ये अमर सिंह कौन है, महाराणा, मेवाड़ के महाराणा है, ठीक है। तो आपको जरूरी नहीं कि पेपर में महाराणा लगा के देवे, आपसे तो डायरेक्ट दे देवे कि अमर सिंह की छतरी कहां पर है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन देखना। केवल अमर सिंह दिया तो उसमें मेवाड़ दे रखा है, नागौर दे रखा है। अगर नागौर नहीं दे रखा तो अमर सिंह मेवाड़ वाले मानना है। और अगर 4 ऑप्शन में मेवाड़ नहीं दे रखा, केवल इतना दे रखा अमर सिंह की छतरी कहां है, तो आपको क्या करना, नागौर मान। और अगर अमर सिंह के पीछे राठौड़ लिखा हुआ है तो आंख बीच के नागौर करना है। और अगर अमर सिंह के आगे महाराणा लगा हुआ है, आंख बीच के आहड़ करना है। समझना आपको है, ठीक है। ये मेवाड़ के महाराणा है, इनकी छतरी आहड़ में बनी हुई है। और अमर सिंह राठौड़, इनकी छतरी नागौर में बनी हुई है, जो 16 खंभों की है। इनकी छतरी कहां बनी हुई है, नागौर में बनी हुई है, 16 खंभों की छतरी है, ये अपने को ध्यान रखना। और ये अमर सिंह राठौड़ जोधपुर वाले, उसके बाद भी समझ में नहीं आवे, ठीक है, ऊपर वाले पे छोड़ देना। नेक्स्ट, गोपाल सिंह की छतरी एक बार पेपर में पूछा जा चुका है। धौलपुर में है, अलवर में है, करौली में है, भरतपुर में है। तो ये गोपाल सिंह यादव शासक थे, और यादवों का केंद्र राजस्थान में कौन सा था, करौली। तो गोपाल सिंह यादव की छतरी कहां पर बनी हुई है, करौली में है, ध्यान रखना, गलत नहीं करना है। अगले प्रश्न पे आते हैं, ज्यादा प्रश्न ही बचे हैं। किस शिलालेख से प्रमाणित होता है कि राजस्थान में सती प्रथा शुरू हो गई थी। कौन से शिलालेख से प्रमाणित होता है कि राजस्थान में सती प्रथा
प्रारंभ हो गई थी, ठीक है, सांबोली शिलालेख, गटियाला शिलालेख, चीरवा का शिलालेख और नेमिनाथ प्रशस्ति शिलालेख। तो ध्यान रखना, ये चीरवा का शिलालेख सबसे पहले जानकारी देता है कि राजस्थान में सती प्रथा का प्रचलन यानी प्रारंभ हो गया था। और चीरवा का शिलालेख चीरवा गांव जिला उदयपुर लगता है, ये ध्यान रखना, गलत नहीं करना है। कहां लगता है? उदयपुर। राजस्थान के किस शिलालेख में हल्दीघाटी युद्ध का उल्लेख मिलता है? राजस्थान के कौन से शिलालेख में हल्दीघाटी युद्ध का उल्लेख मिलता है? ये शायद पहले भी आ चुका है, राज प्रशस्ति शिलालेख, ध्यान रख लेना, रिपीट हो गया है बाय मिस्टेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न, मैं ऑलरेडी पहले इसका कहीं ना कहीं जिक्र कर चुका हूं। ठीक है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता पूछ रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति आपको ध्यान होगा, अभी एक पीछे क्वेश्चन आया था 1460 ईस्वी में लिखवाई गई थी, और इसको लिखवाने वाले शासक का नाम पूछे तो आंसर जाता है महाराणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति किसने लिखवाई थी? महाराणा कुंभा ने। लेकिन किसने लिखना चालू किया था? तो रचयिता में आएगा कवि अत्रि, है कहीं अत्रि? नहीं है, तो फिर आएगा कवि महेश। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि जब ये लिखवा रहे थे, ठीक है, तो इसको जब लिखा जा रहा था रचयिता में, तो वहां पर सबसे पहले लिखने का काम किया था कवि अत्रि ने, लेकिन ये पूरी नहीं कर पाए और इनकी बीच में मृत्यु हो गई। तो फिर इनके पुत्र किसने? कवि महेश भट्ट ने पूरा किया था। किसने किया था? महेश भट्ट ने ये पूरा किया था। इसीलिए अगर यहाँ कवि महेश के साथ में कहीं पर अत्रि भी होता तो पहले अपन अत्रि करते, क्योंकि लिखना उन्होंने चालू किया था, लेकिन अत्रि इनके पिताजी थे, उनकी डेथ हो गई, इसीलिए इस कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को पूरा किसने किया? अत्रि ने किया, इसीलिए महेश ने किया, इसलिए प्रश्न के आधार पर उत्तर ये जाएगा। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आंसर जाता है जयानक। आंसर क्या जाता है? जयानक। नयन चंद सूरी, चंद्रप्रदाई, नरपति नाले, तो ये अपने को ध्यान रखना है। ओके, आशा करता हूं स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। मेरी ये आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है ना? जहां भी डाउट लगे भेजें, और आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, और कहीं पर भी डाउट हो तो भेजें। आज की क्लास यहीं समाप्त कर रहा हूं, जहां भी डाउट हो मुझे बताएं, और बड़ी खुशी है कि आप पूरे मनोयोग और ध्यान से मेरी क्लासेस देखते हो, ठीक है? जहां डाउट लगे मुझे शेयर करें, और आपसे एक ही बात चाहूंगा कि जिन विद्यार्थियों तक मेरी क्लासें अभी तक नहीं पहुंची है, आप जो है शेयर करें, स्टेटस लगाएं। अच्छी क्लास लगती है और आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, तो इतनी मेहनत आप भी करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री कृष्णा। सभी को अगली क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, नए जोश के साथ, और आपकी बहुत शानदार तैयारी करवाने के उद्देश्य से वापस में मिलता हूं। ठीक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।